So welcoming you all to the quick revision of chapter number 3, Sales of Goods Act. Quite important chapter for the paper point of view. 20 to 25 मार्क्स का पेपर एक्सपेक्टेड है जी, इसके 4 यूनिट्स को टोटल मिलाकर, और चारों यूनिट्स की जो समरी है, जो क्विक रिवीजन है, वो हम इस क्लास के अंदर कवर अप करेंगे विद द समरी नोट्स. मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि सिर्फ ये समरी नोट्स कर जाऊंगा, सो दैट विल बी सफिशिएंट, दैट विल नॉट बी सफिशिएंट. इसके अंदर एक तो मैंने थोड़ा सा कंटेंट आपका कट शॉर्ट किया है, जो डुप्लीकेशन ऑफ द पॉइंट्स उनको डिलीट किया है. थर्डली, ऑल द एग्जाम्पल्स हैव बीन इरोडेड. और लॉ का जो सब्जेक्ट है जी, उसमें एग्जाम्पल्स आर सुपर डुपर इंपॉर्टेंट. एग्जाम्पल्स के साथ ही आपको ज्यादा क्लैरिटी होती है. सो डू नॉट थिंक इट एज एन ऑल्टरनेटिव फॉर कि हम पूरी जो डिटेल्ड क्लास है वो अटेंड नहीं करेंगे और सिर्फ मैराथन अटेंड करके इट विल बी सफिशिएंट. ठीक है, सो स्टार्ट कर रहे हैं जी, थोड़ा सा फास्ट करेंगे. सो स्टार्टिंग विद द यूनिट नंबर 1, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. चैप्टर नंबर 3 है ही हमारा कौन सा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट. फाइन. सो इसके अंदर सबसे पहले वो कहता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अगर आपने करना हो तो वो कहता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट. स्टार्ट करने से पहले कुछ डेफिनेशंस करेंगे. आधे चैप्टर के अंदर सबसे पहले डेफिनेशंस है. सबसे पहले डेफिनेशन आई बायर और सेलर की, निहायत ही आसान. उसने सिर्फ इतनी सी बात कही, कहता है वो पर्सन जो बाय करता है, और बहुत अच्छा वर्ड ऐड किया, विच एग्रीज टू बाय. मतलब अगर आपने बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट भी किया था, सो उसको भी बायर समझा जाएगा. तो जरूरी नहीं आपने एक्चुअल में ही बाय किया हो. तो बायर की डेफिनेशन में बस इतनी सी बात इन्होंने ऐड की कि सर जो बाय करता है वो बायर है, और जो एग्री कर रहा था, मतलब जिसने एग्रीमेंट किया था कि मैं बाय करूंगा, तो वो भी हमारी नजरों में बायर है. सो इज द डेफिनेशन ऑफ द सेलर, द पर्सन हु सेल्स और एग्रीज टू सेल. हमने पूछा सेल व्हाट, तो वो कहता है गुड्स. ठीक है, सो अगली जो डेफिनेशन आई दैट इज गुड्स. तो वो कहता है कि जी गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. बहुत अच्छी बात उसने कही, कहता है हर एक वो चीज जो मूवेबल है, दैट इज द गुड्स. और वो कहते हैं लेकिन नाम लेकर डेफिनेशन से एक्सक्लूड किया गया जी एक्शनेबल क्लेम्स को. मैंने आपको बताया था एक्शनेबल क्लेम्स क्या होते हैं. जब आपने किसी से कोई पैसे रिसीव करने हैं, या अनसिक्योर्ड डेट है, या कोई लॉटरी टिकट है जिसमें आपके पास राइट आता है कि आप चाहें तो किसी और से पैसे ले सकते हैं, लेकिन वो जो राइट आपके पास है उसके अगेंस्ट आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है. इसलिए मैंने एक वर्ड बोला, अनसिक्योर्ड डेट. डेट है, सामने वाले ने मेरे पैसे चुकाने, लेकिन मेरे पास किसी भी तरह की सिक्योरिटी नहीं है. और दूसरा दैट इज द मनी इन द सर्कुलेशन. जो मनी जिसको आप लीगल टेंडर कहते हैं, वो भी यहाँ पे कंसीडर नहीं की जाएगी. लेकिन इंक्लूड किसको किया जाएगा, शेयर्स एंड द स्टॉक्स को, ग्रोइंग क्रॉप्स को, ग्रास और द थिंग्स विच आर अटैच्ड टू द अर्थ. आज तो वो अर्थ से जुड़ी हुई है. आज आपको दिखेगा, अब जब आप क्रॉप्स को देखते हैं तो आपको लगेगा कि सर खेत में जो क्रॉप्स हैं वो इमूवेबल हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेकर जा सकते. लेकिन जब आप उन्हें बेचते हैं तो आप यही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि कट करके आपको दी जाएंगी. सो इन दैट केस, तो वो कहते हैं विच आर फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द लैंड, लेकिन विच आर एग्रीड टू बी स्वेयर्ड बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट. तो वो कॉन्ट्रैक्ट जब आपको डिलीवरी की जाएगी उससे पहले इसे अलग करके आपको दिया जाएगा. फाइन. सो आगे हमारे पास आता है कि जो गुड्स हैं इसके अंदर टैंजिबल गुड्स और इनटैंजिबल गुड्स दोनों आ जाते हैं. इनटैंजिबल की एग्जांपल्स दी हैं, दैट इज द गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, और स्टॉक एंड द शेयर्स, गैस, स्टीम, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, और द डिक्री ऑफ द कोर्ट इज आल्सो टू बी कंसीडर्ड एज गुड्स. क्योंकि डिक्री ऑफ द कोर्ट से भी क्या मेरे पास राइट आता है कि मैं चाहूं तो किसी के अगेंस्ट उससे पैसे ले सकता हूँ. क्लासिफिकेशन ऑफ द गुड्स, क्वाइट एन इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू. सो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जी. इसमें वो कहता है कि 3 तरह के गुड्स हैं. एक है एग्जिस्टिंग गुड्स. एग्जिस्टिंग गुड्स मतलब जो जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था, या जब आपने एग्रीमेंट सेल का कॉन्ट्रैक्ट किया था, या एग्रीमेंट टू सेल. तो 2 वर्ड्स हैं, सेल या एग्रीमेंट टू सेल. जब आपने किया था उस वक्त वो गुड्स एग्जिस्ट कर रहे थे, तो उनको बोला जाता है एग्जिस्टिंग गुड्स. लेकिन जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था सेल का, उस वक्त अगर वो गुड्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे तो उन्हें बोला जाता है फ्यूचर गुड्स. ठीक है, या एग्जिस्ट कर रहे थे, सेलर कहता है मेरे पास अभी ऑनरशिप नहीं है, आएंगे जी मेरे पास आएंगे. या फार्मर कहता है कि अभी वो क्रॉप्स में उगाऊंगा, जब उगाऊंगा तो आपको दे दूंगा.
ठीक है। सो इनको बोलते हैं जी फ्यूचर गुड्स, जो आज मेरे कंट्रोल में, पोजेशन में या ऑनरशिप के अंदर नहीं है, फ्यूचर में जब मेरे पास आएंगे तब मैं आपके साथ एग्रीमेंट कर रहा हूं कि मैं आपको तब वो बेचूंगा। और तीसरा जी कॉन्टीजेंट गुड्स विच आर डिपेंडेंट अपॉन द हैपनिंग और द नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट। तो हमने कहा सर एग्जिस्टिंग गुड्स में फर्दर 3 टाइप्स आते हैं। पहले मैंने आपको एग्जिस्टिंग गुड्स का मतलब बताया, विच आर इन द एग्जिस्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मतलब जो सेलर है उसके पास वो उस वक्त ओन्ड है या उसके पोजेशन में है या वो ऑलरेडी उनको एक्वायर कर चुका है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इसमें 3 है हमारे पास स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स वो होते हैं जो कि आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। और असर्टेन गुड्स वो हैं जो अभी तो मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट के वक्त आपने असर्टेन नहीं किए थे लेकिन बाद में आपने उसे असर्टेन कर लिया है। और अनअसर्टेन वो होते हैं कि जिसके अंदर आपने कहा कि सर वो अभी भी अनअसर्टेन। मैं तीनों के एग्जांपल दे देता हूं। स्पेसिफिक गुड्स वो होते हैं, लेटेस्ट से एक शॉपकीपर आपके सामने है, आप उसकी शॉप पे गए, आपने स्पेसिफिकली पिन पॉइंट किया कि वो चीज दिखाओ, ठीक है। उसने आपके सामने वो चीज काउंटर पे रख के दिखाई, आपने प्रॉपर चलाकर और इधर उधर करके जैसे भी देखना था आपने देखा और आपने कहा कि जी फाइन इट इज डन, आप इसे पैक कर दीजिए, मेरे को ये पसंद आया, प्राइस इज ओके, मैं ये लेना चाहता हूं, आप इसे पैक कर दीजिए। दिस इज व्हाट स्पेसिफिक गुड्स, जो सिलेक्टेड हैं ऑलरेडी एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और उसके बाद है जी असर्टेन गुड्स। असर्टेन गुड्स की भी एग्जांपल देता हूं। लेटेस्ट से आपने कहा कि जी इसके मेरे को 10 पीस चाहिए, तो वो कहता है हाँ मेरे पास गोडाउन के अंदर है, ठीक है। इन दैट केस आपने एक पीस सिलेक्ट किया या फिर आपने पीस ओके किया और आपने कहा कि ठीक है इसके जैसे 10 पीस निकाल, और आपने कहा ये मत देना, ये थोड़ा आपका मैला कुचैला है, बिल्कुल फ्रेश देना, बिल्कुल पैक सील बंद, ठीक है। तो वो कहता है कि जी ठीक है मैं निकालूं क्या आप खुद निकालोगे? ये कोई भी असर्टेन कर सकता है जी, आप भी असर्टेन कर सकते हैं। अगर आप थोड़े वहमी किस्म के, आपने कहा नहीं सर मैं ही निकालूंगा, ठीक है आप निकाल लो। कई बार आप कहते हैं नहीं सर आप कोई भी निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर उसने अपने 100 या 500 पीस में से आपके लिए 10 पीस निकाल कर साइड पे रख दिए, तो वो 10 पीस क्या हो गए? असर्टेन, ठीक है। जो एट द टाइम ऑफ सेल तो फाइनलाइज नहीं थे लेकिन बाद में हमने फाइनलाइज कर दिया। और अनअसर्टेन गुड्स वो होते हैं जो अभी तक फाइनलाइज हुए ही नहीं, जिसमें आप उसे पैसे देकर चले गए और आपने कहा मेरे घर पे भिजवा देना। कौन से 10 पीस? हो गया था कोई भी 10 पीस, ठीक है। आपने फाइनलाइज नहीं किए, सेलर ने भी अभी निकाल के साइड पे नहीं रखे, तो वो 500 गुड्स में से कोई 10 गुड्स आपको बिलोंग करते हैं एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो वो कहता है उसको क्या बोला जाएगा? अनअसर्टेन गुड्स। फिर है जी हमारे पास फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स वो होते हैं जो अभी मैन्युफैक्चर होंगे, बनेंगे या एक्वायर होंगे अभी, कब? आफ्टर द सेल। तो एग्जिस्टिंग गुड्स जो एट द टाइम ऑफ सेल सेलर के पास ऑलरेडी आ चुके थे, लेकिन फ्यूचर गुड्स जो कहता है कि जी अभी सेलर के पास नहीं है, सेलर कहता है कि मेरे पास आएंगे, मैं अभी बनाऊंगा, प्रोड्यूस करूंगा, उसके बाद आपको दूंगा। तो वो कहता है जब फ्यूचर गुड्स की बात होती है तो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं होता, कि हमेशा क्या होता है? एग्रीमेंट टू सेल, कि फ्यूचर में आपको दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इन द प्रेजेंट टेंस, और जब वही कॉन्ट्रैक्ट अगर आप फ्यूचर में करते हैं तो वहां पे होता है एग्रीमेंट, कि हमारी बात हुई है जी कि मैं आपको बेचूंगा, फाइन। और वो कहता है ये कभी सेल हो ही नहीं सकती, बिकॉज जो एग्जिस्ट ही नहीं करता आप उसे ट्रांसफर कैसे करेंगे। और फिर है जी कॉन्टीजेंट गुड्स विच इज डिपेंडेंट अपॉन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन अनसर्टेन कॉन्टिजेंसी, दैट इज सम अनसर्टेन इवेंट, तो उसे हम बोलते हैं कॉन्टीजेंट गुड्स। अब कॉन्टीजेंट गुड्स के अंदर भी वो कहता है कि जी ये हमेशा क्या होगा? एग्रीमेंट टू सेल होगा, बिकॉज अभी वो इवेंट होगा नहीं होगा हमें पता नहीं ना। अब जब होगा, जैसे मैंने क्या बोला कि जी अगर वो शिप टाइम पे आ गई तो मैं आपको उसमें से सामान दे दूंगा। अब शिप टाइम पे अगर आएगी दैट इज द हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट। फिर हमने कहा सर डिलीवरी, अभी क्या चल रहा है? यूनिट 1 में सिर्फ डेफिनेशंस चल रही है, ठीक है, जिसमें से अभी तक हमने क्या किया था? बायर कौन है, सेलर कौन है और गुड्स। अब हमने कहा सर डिलीवरी, तो वो कहता है कि जी डिलीवरी का क्या मतलब है? डिलीवरी मींस वॉलेंट्री ट्रांसफर, सेम यहाँ पे भी लिखा है वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ द पोजेशन। जब आप गुड्स की का पोजेशन जबरदस्ती नहीं, अपनी मन मर्जी से 1% अगर दूसरे को देता है, 1% कौन? सेलर। किसको देता है? बायर को देता है, तो उसे डिलीवरी कहा जाएगा। अब हमने कहा डिलीवरी भी 3 तरह की है, क्या? एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी और सिंबॉलिक डिलीवरी। तीनों ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल डिलीवरी जिसमें फिजिकली आपको डिलीवर किया गया, जिसमें फिजिकली आपको डिलीवर किए गए गुड्स आपके हाथ में पकड़ाए गए। इट मे बी वेरी सिंपल एग्जांपल, आप आईफोन लेकर आए जी,
सो इन दैट केस आपने क्या किया, आईफोन की डिलीवरी ली. सो इन दैट केस वो प्रॉपर आपको बॉक्स जो है आईफोन का या आईफोन आपके हाथ में पकड़ा देता है. दैट इज द एक्चुअल डिलीवरी. दूसरा जी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, जिसमें वो कहता है कि जी सामान मेरे पास नहीं है, वो गोडाउन में पड़ा है या किसी थर्ड पर्सन की कस्टडी में है, और वो उसको कॉल करके बोलता है कि सर जो गुड्स मेरे आपके पास पड़े थे मैंने मिस्टर ए को बेच दिए. नाउ ही इज द ऑनर. अब मेरे कॉल की वेट मत करना, मिस्टर ए जब ये गुड्स जहां कहें जिसको कहे उसे पकड़ा देना, बिकॉज ए इज द ऑनर. तो मैंने जब ये कॉल कर दी, दिस इज व्हाट कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी. इनमें इस कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी की जो बेस्ट एग्जांपल है वो यही है कि जिसमें गुड्स मेरे पास नहीं है, किसी और की कस्टडी में थे, लेकिन मैंने उस पर्सन को बोल दिया कि ये गुड्स आप हैंड ओवर कर दीजिए किसको, ए को. ठीक है. सो ये गुड्स अब वो कहता है और वो ए से बात करके उसे ओके भी बोल देता है. कभी आपने किया ऐसे, किसी ने आपको कहा कि जी एक बंदा आएगा उसको कैश पकड़ा देना. ठीक है. सो आप कैश पकड़ा के उसकी कॉल पे बात करवाते हैं कि जी इनको कैश हैंड ओवर करवा दिया, आप एक बार इनसे बात भी कर लो. वो भी बोल देता है कि हाँ जी मेरे को इतना कैश मिल गया, तो आप कहते हैं कि जी ऑल ओके. तो यहाँ पे भी ऐसे ही है कि इन दैट केस की गुड्स किसी और के पास थे, मैंने उससे उसकी बात करवा दी कि गुड्स अब से किसके हो गए, मिस्टर ए के. मिस्टर ए जब कहें जा कहें जिसको कहें उसको डिलीवर कर देना. ओके. थर्ड इज अ सिंबॉलिक डिलीवरी, जिसमें गुड्स नहीं दिए जाते बट कुछ ऐसी चीज दी जाती है जिससे गुड्स की ऑनरशिप दर्शाती है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको गाड़ी दूंगा, ठीक है, सो इन दैट केस पूरी गाड़ी देने के बजाय अगर गाड़ी की चाबी दे दूं, तो आपने मुझे 10 लाख रुपए दिया और मैंने अपनी गाड़ी की चाबी आपको दी. आपने कहा गाड़ी कहाँ है, तो मैंने कहा बाहर पार्किंग में. ठीक है. वो घर में थोड़ी ना आएगी. सो घर में तो मैंने आपको जब चाबी पकड़ाई जी कॉन्ट्रैक्ट करके, सो इज इट अ सेल, इट इज अ सेल. लेकिन इसमें मैंने आपको डिलीवरी कैसे की, सिंबॉलिक डिलीवरी. ठीक है. पूरी गाड़ी नहीं आपको हैंड ओवर की, सिर्फ गाड़ी की चाबी अगर हैंड ओवर की. अगर पूरी गाड़ी आपको पकड़ा रहा होता एंड दैट वुड हैव बीन एक्चुअल डिलीवरी. ठीक है. और सिंबॉलिक डिलीवरी वो होती है जिसके अंदर आप कोई चीज देते हैं एज अ टोकन ऑफ ट्रांसफर ऑफ समथिंग एल्स. जैसे कि कोई रसीद है, रेलवे रसीद, डिलीवरी ऑर्डर्स या फिर वेयर हाउस की चाबी अगर आपने दी है तो इसे सिंबॉलिक डिलीवरी कहा जाएगा. फाइन. डिलीवरी का भी टॉपिक खत्म हुआ. नेक्स्ट डेफिनेशन वी हैव इज द डॉक्यूमेंट ऑफ द टाइटल ऑफ गुड्स. टाइटल का मतलब है ऑनरशिप. तो वो कहता है हर वो डॉक्यूमेंट जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में माना जाता है एज अ प्रूफ कि ये पोजेशन या कंट्रोल ऑफ द गुड्स है. मैंने पहले भी एक बार ही बोला था कि अगर आपके पास एक फोन है और मैं कहूं कि जी क्या प्रूफ है कि ये फोन आपका है. ठीक है. आपने हाथ में घड़ी पहन रखी है और मैं आपको बोलता हूं क्या प्रूफ है दैट यू आर द ऑनर, तो आप कहेंगे मेरे पास इसका बिल है. ठीक है. मैंने ये खरीदा था, मेरे पास इसका बिल है. सो जब आप वो बिल दिखा देते हैं तो मैंने कहा वाकई यू आर द ऑनर. ठीक है. या गाड़ी का मैं कहता हूं कि जी क्या प्रूफ है ये एक्टिवा या ये गाड़ी आपकी है, तो आप कहते हैं सर आरसी निकाल के देख लो, आरसी पे मेरा नाम लिखा है. ठीक है. सो इन दैट केस तो वो कहता है हर वो डॉक्यूमेंट जो ये दर्शाता है, जो प्रूफ है कि आप क्या है उन गुड्स के मालिक है. टाइटल का मतलब है जी ऑनरशिप. तो वो कहता है कि जिससे आपका पोजेशन या कंट्रोल होता है. फॉर एग्जांपल बिल ऑफ लेडिंग, डॉक वारंट, वेयर हाउस कीपर का सर्टिफिकेट, वॉर फिंगर सर्टिफिकेट, रेलवे रसीद वगैरह. ठीक है. तो जिसके पास वो रेलवे की रसीद होगी उसे गुड्स मिल जाएंगे जी. तो अगर आपने गुड्स रेलवे में ट्रांसपोर्टेशन के लिए दिए थे तो रेलवे वाले आपको एक रसीद देते हैं और बोलते हैं कि ये रसीद दिखाकर आप अपने गुड्स कलेक्ट कर सकते हैं. तो जिसके पास भी वो रसीद होगी उसको ही ऑनर मान लिया जाएगा. आगे एक डिफरेंस आ रहा था छोटा सा, एक मेट्स रिसीट और एक बिल ऑफ लेडिंग. मैंने आपको बताया था मेट रिसीट क्या होता है, जब आप गुड्स को शिप के ऊपर चढ़ा देते हैं तो वहां पर वो जो जूनियर स्टाफ होता है वो आपको एक मेट रिसीट देता है कि जी गुड्स आपके शिप के ऊपर आ गए. लेकिन वो अपने आप के अंदर लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है. लीगल डॉक्यूमेंट किसे माना जाता है, बिल ऑफ लेडिंग, जिसको कैप्टन ऑफ द शिप आपको साइन करके देता है कि यस आपके गुड्स अब से हमारी कस्टडी में है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और जो ये पर्सन हमें दूसरे देश में पहुंचने के बाद बिल ऑफ लेडिंग दिखा देगा उसे गुड्स दे दिए जाएंगे. तो बिल ऑफ लेडिंग इज एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट. जो मेट्स रिसीट है दैट इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, और उसे टाइटल डॉक्यूमेंट भी नहीं कहा जाता. तो वो कहता है कि जी डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल में क्या फर्क है. वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक. शेयर सर्टिफिकेट, बड़ी अच्छी बात बोल रहे हैं जी. कहता है कि जी एक डॉक्यूमेंट जो है वो सिर्फ टाइटल दर्शाता है, वो अपने आप के अंदर ऑनरशिप नहीं है. फॉर एग्जाम्पल परफेक्ट एग्जाम्पल इज शेयर सर्टिफिकेट. अगर एक कंपनी ने, आज रिलायंस ने मैंने उनसे 10 करोड़ के शेयर खरीदे जी और उन्होंने कहा कि जी इन पर्सन के पास हमारे 1 लाख शेयर है. ठीक है.
और 1000 रुपए का एक शेयर है और उन्होंने मुझे शेयर सर्टिफिकेट दे दिया। घर आते हुए गलती से वो शेयर सर्टिफिकेट गुम हो गया, किसी और के हाथ लग गया, क्या मैं बोल सकता हूँ क्या अब वो पर्सन मालिक बन गया? जी नहीं, बिकॉज उस शेयर सर्टिफिकेट पे मेरा नाम लिखा होता। अगर मेरे से वो सर्टिफिकेट गुम भी हो गया तो मैं कंपनी के पास दोबारा से जाऊंगा और कहूंगा कि सर एक नया सर्टिफिकेट इशू कर दीजिए, ठीक है। सो इन दैट केस क्या माना जाता है? तो शेयर सर्टिफिकेट क्या है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट है विच इज शोइंग द टाइटल, इट इज नॉट द डॉक्यूमेंट ऑफ द टाइटल। और एग्जाम्पल दो, बाइक लेकर आई जी, बाइक की आरसी मेरे नाम से, आरसी गुम हो गई, तो आपको लगता है कोई और अब वो बाइक क्लेम कर सकता है जिसके हाथ पे वो आरसी लग जाएगी? जी नहीं, ठीक है। अगर वो आरसी गुम हो गई इन दैट केस आप डुप्लीकेट आरसी, आप एफआईआर करवाइए, आपको नई आरसी इशू कर दी जाएगी, ठीक है। सो जो आरसी भी क्या है? दैट इज व्हाट? डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, इट इज नॉट द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, ठीक है। ये दर्शाती है कि आप मालिक हैं, बट इसके गुम हो जाने से आप ये नहीं कह सकते कि अब मेरी ऑनरशिप भी गुम हो गई, अभी भी आप ही ऑनर रहेंगे। नेक्स्ट, ये तो बड़ा आसान है जी, मर्केंटाइल एजेंट, जो ऑर्डनरी कोर्स के अंदर आपका एजेंट रहता है। एजेंट किसके लिए रखा? गुड्स को बेचने के लिए, कंसाइन करने के लिए, खरीदने के लिए, पैसे लेने के लिए, किसी भी चीज के लिए आपका एजेंट आपको रिप्रेजेंट कर सकता है। नेक्स्ट इज गुड वन, दैट इज द प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी से हमारा मतलब है जी ऑनरशिप। अगर सिर्फ वर्ड लिखा है प्रॉपर्टी तो आप समझेंगे यहाँ पे प्रॉपर्टी का मतलब है ऑनरशिप। तो कहता है प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, एक जनरल प्रॉपर्टी और एक स्पेशल प्रॉपर्टी। जनरल प्रॉपर्टी का मतलब है ऑनरशिप, ठीक है। अगर वर्ड सिर्फ प्रॉपर्टी लिखा है या वर्ड लिखा है जनरल प्रॉपर्टी तो इसका मतलब है ऑनरशिप की बात हो रही है। बट अगर स्पेशल प्रॉपर्टी है इसका मतलब ऑनरशिप नहीं, उस गुड्स में आपको कोई और राइट दिया जा रहा है, ऑनरशिप नहीं दी जा रही। जैसे कि अगर गुड्स ए ने बी के पास गिरवी रखवाए हैं तो बी अब उसका मालिक नहीं बन गया है, ठीक है। सो इन दैट केस उसके पास प्रॉपर्टी के अंदर जो जनरल प्रॉपर्टी है वो ए के पास है। इसमें ना वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल इज गोल्ड लोन। आप गोल्ड लोन लेने जाते हैं, सो आप क्या करते हैं, घर पे जो गोल्ड पड़ा है, ज्वेलरी पड़ी है, उसे बैंक में लेकर जाते हैं। बैंक उनको आपके सामने वेट करता है और फिर अपने लॉकर में रख लेता है और कहता है जिस दिन आप पैसे चुका देंगे अपना गोल्ड वापस ले जाना, ठीक है। तो बैंकर के पास उस गोल्ड में स्पेशल प्रॉपर्टी है, मतलब अगर आपने टाइम के अंदर पैसे ना चुकाए तो वो उसको बेच के अपने पैसे रिकवर कर सकता है। आज बैंकर ये बात बोले कि जी मैं इस गोल्ड का मालिक बन गया, मालिक नहीं वो, ठीक है। यू हैव नॉट ट्रांसफर्ड द जनरल प्रॉपर्टी, यू हैव ओनली ट्रांसफर्ड स्पेशल प्रॉपर्टी। स्पेशल प्रॉपर्टी मतलब उस गुड्स में कुछ राइट्स मैंने उसे दे दिए हैं, सारे राइट्स नहीं दिए। पोजेशन कहना गलत है जी, सिर्फ पोजेशन दे देना गलत है, ठीक है। जैसे मैं कार लोन लेकर आता हूं, कार लोन में तो बैंकर के पास मेरी गाड़ी भी नहीं है, गाड़ी भी मैं ही चला रहा हूं, ठीक है। सो गोल्ड लोन में तो गोल्ड उनके पास है, बट कार लोन में तो कार भी मेरे पास है, ठीक है। सो उसमें भी कार में उनके पास स्पेशल प्रॉपर्टी है, ऑल दो पोजेशन इज विद। नेक्स्ट इज द इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट तो आपको पता ही है जी, जो पर्सन अपनी लायबिलिटीज नहीं चुका पा रहा, जिसके डेट ज्यादा हो गए और जिसके एसेट्स कम है। नेक्स्ट इज द प्राइस। प्राइस की एग्जांपल, प्राइस की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है जी। प्राइस का सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर मतलब है मनी कंसीडरेशन। मतलब हमने कहा आगे जाकर ये बोलेगा कि जी व्हाट इज द कंडीशन, तो वहां पे वो कहेगा कि जी द कंसीडरेशन शुड बी पेड इन प्राइस। मतलब अगर ये बार्टर की डील है कि मैंने अपनी 2 गाड़ियां दी और एक नई गाड़ी ले आया, तो ये सेल के अंदर नहीं आएगा जी, बिकॉज नो प्राइस इज पे। बट अगर मैंने उसमें प्राइस पे किया है ओनली देन उसके ऊपर सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगेगा। नेक्स्ट इज फाइन, डेफिनेशंस वी आर डन विद। सो नेक्स्ट वी हैव इज द सेल एंड द एग्रीमेंट टू सेल। मैंने आपको बोला था सेल मतलब जो इमीडिएट। बड़ी बात, आप शॉप पे जाते हैं, आप क्या कहते हैं कि जी अभी के अभी आप पैसे देते हैं, सामान लेते हैं, आप आ जाते हैं। ये कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ आपका सेल करने का कि मैं खरीदूंगा, दूसरे ने कहा मैं बेचूंगा। आपने ऑन द स्पॉट आपने पैसे दिए, उसने सामान दिया, आप आ गए। ये क्या है जी, ये सेल है, ठीक है। और जब आप कहते हैं फ्यूचर में आऊंगा, ठीक है, फ्यूचर में आएंगे जी, सो इन दैट केस दैट इज द एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है। एग्रीमेंट टू सेल की कोई एग्जांपल, बड़ी बात गोल्ड आप ऐसे करते हैं जी, अभी इतना कैश नहीं, अभी तो सिर्फ देखने आए हैं, ये पीस आप हमारे लिए साइड रख दो, ठीक है, हमें पूरा पसंद है, 2 लाख रुपए कल दे जाएंगे, अभी आप टोकन अमाउंट पकड़ लो, ठीक है। गाड़ी कई बार आप ऐसे करते हैं 20,000 देके बुक करवा देते हैं, ठीक है, कि गाड़ी किसी को बेचना मत, 2 दिन में हमारा लोन अप्रूव हो जाएगा, फुल पेमेंट करेंगे, गाड़ी ले जाएंगे, ठीक है। सो दैट इज व्हाट एग्रीमेंट टू सेल।
ठीक है। बट अगर मोबाइल लेने जाते हैं ऑन द स्पॉट फुल पेमेंट करते हैं, मोबाइल ले आते हैं, सो दैट इज सेल। तो कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज ऑफ द गुड्स इज वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर्स, या वो अभी ट्रांसफर करेगा या फ्यूचर में ट्रांसफर करेगा क्या, प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे लिखा ही नहीं जी जनरल प्रॉपर्टी के स्पेशल प्रॉपर्टी, तो मैं क्या मान के चलूंगा, जनरल प्रॉपर्टी। ऑनरशिप इन द गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस, ठीक है जी, ये बार्टर की ट्रांजैक्शन नहीं है, मेरे को कैश देके जा रहे हैं। तो सेल जिसके अंदर प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर की जाती है, इमीडिएटली, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में आपको जो ऑनरशिप है, प्रॉपर्टी है, वो इमीडिएटली ट्रांसफर नहीं की जाती, वो फ्यूचर में ट्रांसफर की जाएगी जब आप एक सर्टेन कंडीशन पूरी कर देंगे। तो कहता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज एन एब्सोल्यूट सेल है कि वो एग्रीमेंट टू सेल है। कहता है कि अब आप कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं, वो इमीडिएट है कि फ्यूचर में करेंगे। कहता है ये तो फैक्ट्स देखने पड़ेंगे, अगर इमीडिएटली ट्रांसफर हो रहा है तो सेल, और अगर फ्यूचर में हो रहा है तो एग्रीमेंट टू सेल। तो हमने कहा सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए क्या क्या असेंशियल एलिमेंट्स हैं जिनके होने पर आप कहेंगे कि ये सेल मानी जाएगी। नंबर 1, कम से कम 2 पार्टीज होनी चाहिए। दूसरी चीज गुड्स होनी चाहिए। गुड्स की क्या डेफिनेशन थी, मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सक्लूडिंग एक्शनेबल क्लेम्स एंड द मनी इन द सर्कुलेशन। एंड थर्ड जो आपने कंसीडरेशन पे करनी है वो प्राइस मनी में होना चाहिए। ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी, आप किसी को किराए पर नहीं दे रहे, कोई स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं दे रहे, आप उसे क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, ऑनरशिप। प्रॉपर्टी का मतलब ऑनरशिप, और वो एब्सोल्यूट भी हो सकती है, मतलब विदाउट कंडीशन भी हो सकती है, और कंडीशन के साथ भी हो सकती है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। एंड द लास्ट बाकी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वाली सारी कंडीशन, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बातें करेगा कि फ्री कंसेंट होनी चाहिए, लीगल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एलिजिबल पार्टीज होनी चाहिए, वगैरह वगैरह, ठीक है। वो हम कहते हैं वो सारी कंडीशन तो होगी ही होगी। उसके अलावा सेल के लिए हमने एक्स्ट्रा 5 पॉइंट्स आपको बता दिए। फाइन, आगे चल रहे हैं जी। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी, इस चैप्टर का सबसे पॉपुलर क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर, दैट इज सेल और एग्रीमेंट टू सेल। तो वो कहता है प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होती है जी, सेल के अंदर, तो वो कहता है इमीडिएट। और सेकंड इज फ्यूचर डेट के अंदर होती है, या फिर ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस। तो कहता है सेल जो है ये किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, इसकी नेचर क्या है, तो हमने कहा ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है। याद है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको पढ़ाया जी, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें दोनों पार्टीज अपना अपना प्रॉमिस निभा चुकी है। सेलर ने बोला था गुड्स देंगे, बायर ने बोला था प्राइस पे करेंगे, हमने प्राइस पे कर दिया, आपने हमें गुड्स पे कर दिए, डिलीवर कर दिए, तो उसे बोला जाता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। दूसरी तरफ है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर अभी हमने सिर्फ प्रॉमिस किया जी, अपना वादा पूरा नहीं किया है। रेमेडीज फॉर द ब्रीच, अगर कोई पार्टी मुकर गई तो क्या होगा, तो कहता है सेलर जो है वो बायर को सू कर सकता है कि आपने मेरे प्राइसेस नहीं देखे, क्योंकि गुड्स क्या थी, सेल की डेफिनेशन, जिसमें प्रॉपर्टी इमीडिएटली ट्रांसफर हो चुकी है, मालिक आप बन चुके हैं, तो आपसे गुड्स नहीं वापस मांग सकता। उसमें मैं क्या कहूंगा कि आप मुझे प्राइस पे कीजिए, आपके ऊपर जो केस करूंगा गुड्स के लिए केस नहीं करूंगा, सिर्फ पैसों के लिए केस करूंगा। लेकिन यहां पर आप गुड्स तो अपने रोक लोगे और आप डैमेजेस के लिए उसे सामने वाले को सू करोगे, ठीक है कि तो इसमें गुड्स को आप रोक लेंगे और सिर्फ डैमेजेस के लिए सू करेंगे। लायबिलिटी ऑफ द पार्टीज, तो वो कहता है अगर गुड्स को कुछ हो गया तो नुकसान किसका होगा, इसमें बायर का होगा, और यहाँ पर क्योंकि अभी तक ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, सेलर का होगा। सेम भी अगला भी पॉइंट यही है कि रिस्क, याद है आपको, रिस्क फॉलोज ऑनर्स, ठीक है, रिस्क हमेशा ऑनर को फॉलो करता है। तो यहाँ पे मालिक कौन है, बायर, तो फिर बायर का नुकसान और दूसरी तरफ सेलर का नुकसान। राइट्स क्या है जी, बायर के पास यहाँ पे जो राइट आएगा दैट विल बी जस्ट इन रेम, मतलब ही इज द ऑनर अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, ठीक है। जैसे मेरी गाड़ी आज मेरी है, ठीक है, सो वो राइट क्या मेरा किसी एक के पास है जी, नहीं। अगर पूरी दुनिया में कोई भी पर्सन क्लेम करता है कि ये गाड़ी मेरी है, तो मैं उसके अगेंस्ट ये बोल सकता हूँ कि नहीं, आरसी पे मेरा नाम लिखा है, आई एम द ऑनर ऑफ, तो मेरा वो जो राइट है कि ये गाड़ी मेरी है, ये मोबाइल मेरा है, ये लैपटॉप मेरा है, वो किसी एक पर्सन के अगेंस्ट नहीं है, वो राइट मेरा पूरी दुनिया के अगेंस्ट है। लेकिन यहां पर
जो आपके पास राइट आता है दैट इज द राइट इन पर्सोनम। अगर आपने गुड्स खरीद लिए फिर तो आप पूरी दुनिया के अगेंस्ट बोल सकते हैं आई एम द ऑनर ऑफ दिस गुड्स। लेकिन यहाँ पर अगर आपने गुड्स बेच दिए तो पैसे लेने का राइट सिर्फ बायर के अगेंस्ट है, किसी से भी तो नहीं पैसे ले सकते। और बायर अगर कहता है कि सर मैंने पैसे पे कर दिए, गुड्स नहीं डिलीवर हुए, सो इन दैट केस गुड्स डिलीवर करने का राइट आप सिर्फ सेलर के अगेंस्ट ही यूज कर सकते हैं, पूरी दुनिया के अगेंस्ट नहीं यूज कर सकते। तो जस इन रेम वो राइट होता है जो आप पूरी दुनिया के अगेंस्ट अपना राइट यूज कर सकते हैं, और जस इन पर्सोनम दैट इज पर्सनल राइट वो होता है जो आप किसी एक पर्सन के अगेंस्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या सेलर दोबारा से गुड्स को बेच सकता है? वो कहता है नहीं बेच सकता है, लेकिन यहाँ पर तो ऑनरशिप अभी ट्रांसफर नहीं हुई थी, वो चाहे तो उन गुड्स को आगे किसी और को भी बेच सकता है। अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो गया तो ऑफिशियल असाइनी गुड्स के ऊपर नहीं ले पाएगा, क्योंकि गुड्स ऑलरेडी किसको जा चुके हैं? बायर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो कंट्रोल ले लेगा जी गुड्स के ऊपर, क्योंकि अभी तक वो बायर के अगेंस्ट, बायर के पास ऑनरशिप नहीं गई। नेक्स्ट वी हैव इज दिस सेल और बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स के बीच में क्या फर्क है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है जी, हायर परचेज, इसको भी स्टार मार्क करो, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हायर परचेज आपको बता देता हूं, जस्ट लाइक इंस्टॉलमेंट सिस्टम। इसमें क्या होता है कि आप एक चीज को किराए पर ले आते हैं और आप बोलते हैं कि जी इसकी पेमेंट मैं 50 इंस्टॉलमेंट्स में करूंगा। 50th इंस्टॉलमेंट के ऊपर ऑटोमेटिकली या कुछ 5, 10, 15 हजार रुपए या कुछ अमाउंट देने पर ऑनरशिप मुझे ट्रांसफर कर दी जाएगी। मैं फिर से बोल रहा हूं, 50 महीनों तक मैं मालिक नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देता हूं और उसके बाद अगर कोई उसने एक्स्ट्रा पैसे मांगे हैं वो भी पे कर देता हूं तो मैं मालिक बन जाऊंगा। तो वो कहता है कि इसमें पीरियोडिकल इंस्टॉलमेंट्स होती है, ऑनरशिप इज ट्रांसफर्ड ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, और आप जब चाहें तब एग्रीमेंट कैंसिल भी कर सकते हैं। कौन कैंसिल कर सकता है? बायर या हायर परचेजर। तो इसमें ऑनरशिप कब ट्रांसफर होती है? इमीडिएट, मतलब T0 पे, मतलब आज ही। लेकिन यहां पर आपको इंस्टॉलमेंट जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देते हैं, सो दैट इज द लास्ट इंस्टॉलमेंट जब आप पे करेंगे उस वक्त आपको ऑनरशिप ट्रांसफर की जाएगी। तो कहता है पोजीशन ऑफ द पार्टी बायर इज द ऑनर, लेकिन यहां पर जो हायरर है वो सिर्फ बेली है, मतलब वो ऑनर नहीं है, उसके पास आपके गुड्स हैं सिर्फ किराए पर। कब तक? जब तक वो आखिरी इंस्टॉलमेंट नहीं पे करते। टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बायर इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं कर सकते। आपने गुड्स ले लिए, घर ले गए, और उसके बाद आप अगले दिन बोलते हैं कि नहीं नहीं सर चाहिए नहीं, हो गया, अब तो सेल हो चुकी, अब थोड़ी ना आप कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हायरर जो है वो आखिरी इंस्टॉलमेंट से पहले पहले जब चाहे तब गुड्स को वापस करके अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है। इसमें जो रिस्क है कि बायर इंसॉल्वेंट अगर हो गया, बायर अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो पैसे डूब जाएंगे, तो रिस्क किसका है? सेलर का। लेकिन यहां पर ऑनर का कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया तो किस्तें देनी बंद कर देगा, किस्तें देनी बंद कर देगा तो मैं अपने गुड्स वापस ले आऊंगा, तो मेरा तो कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन यहां पर अगर आपने किसी से करोड़ों रुपए लेने थे और वो पर्सन का इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर हो जाती है तो आपके वो पैसे डूब जाएंगे, गुड्स भी गए और पैसे भी। क्या इसमें बायर को गुड टाइटल मिलता है? टाइटल मतलब ऑनरशिप, तो हमने कहा यस, ठीक है, बोनाफाइड परचेजर को। लेकिन इसके अंदर जो हायरर है वो आगे किसी को टाइटल ट्रांसफर नहीं कर सकता। मैं फिर से बोल रहा हूं क्या केस है, मैंने थोड़ा गलत इंटरप्रेट कर दिया। बायर अगर वो गुड्स आगे किसी को बेचना चाहता है, मेरे से ले लिए, आई एम द सेलर, और आगे अब किसी को बेचना चाहता है तो क्या बेच सकता है? द आंसर इज यस। लेकिन अगर वो गुड्स आपके पास हायर परचेज पे थे और अभी तक आपने आखिरी इंस्टॉलमेंट नहीं पे की, तो आप मालिक तो नहीं हो, तो आप क्या उन गुड्स को आगे बेच सकते हो? जी नहीं। और याद है आपको, जो चीज आपके पास ही नहीं है वो आप आगे किसी को नहीं दे सकते। अगर आपका टाइटल ही डिफेक्टेड है तो आगे भी डिफेक्टेड टाइटल ही जाएगा। रीसेल, क्या बायर आगे रीसेल कर सकता है? इसमें यस, और इसके अंदर हायर परचेजर उसे आगे रीसेल नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज द बेलमेंट। याद करवाता हूं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर बेलमेंट का मतलब है अगर एक ने अपने गुड्स किसी और को दिए हैं किसी भी पर्पस के लिए, ठीक है। मैं घूमने जा रहा था, मैंने अपने गुड्स अपने फ्रेंड के घर पे रखवा दिए, मेरी गाड़ी खराब हो गई, ठीक होने गई है, मैंने कोट स्टिच करवाया था, थोड़ा लूज था, टाइट करने किसी को दिया है, ड्राई क्लीन के लिए दिया है, रफू के लिए दिया है, किसी भी पर्पस के लिए अगर मैंने अपने गुड्स किसी और को दिए हैं तो उसे बेलमेंट कहा जाता है,
ठीक है, सो आई एम द बेलर एंड दैट पर्सन इज द बेली। तो कहता है सेल के अंदर आपने वो गुड्स किसी और को क्यों दिए हैं, क्योंकि उसमें आप उसकी जनरल प्रॉपर्टी ऑनरशिप ट्रांसफर करना चाहते हैं। लेकिन बेलमेंट में क्या आप उसे ऑनरशिप ट्रांसफर करना चाहते हैं? जी नहीं, कोई भी पर्पस हो सकता है, लेकिन ये सेल नहीं है, सेल नहीं है। और इसके अंदर क्या गुड्स वापस होते हैं? एक बार सेल हो गए तो वापस क्यों होंगे, लेकिन बेलमेंट में गुड्स हमेशा वापस आते हैं, हमेशा वापस आते हैं जब वो पर्पस पूरा हो जाता है। इसमें कंसीडरेशन मनी में होती है, लेकिन इसमें कंसीडरेशन मनी में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जैसे कि अगर कोट ड्राई क्लीन के लिए दिया तो पैसे देने पड़ेंगे कि नहीं? देने पड़ेंगे। लेकिन अगर गाड़ी फ्रेंड के घर पे रखवाई है 2-4 दिनों के लिए सेफ कस्टडी, कि हमारे घर पे पेंट चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रही है, अपनी गाड़ी मैंने उसके घर पे रखवा दी, तो उसके पैसे लेगा वो मेरे से? जी नहीं, ठीक है। सो बेलमेंट के अंदर पैसे हो भी सकते हैं, शायद ना। सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सेल, तो वो कहता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले ही अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, पेरिश हो जाते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा। तो वो कहता है कि जी गुड्स सेल से पहले पेरिश हो गए, एग्रीमेंट के बाद, एग्रीमेंट समझते हैं, फ्यूचर में बेचेंगे। उस दिन तो गुड्स एग्जिस्ट कर रहे थे, लेकिन जब फ्यूचर में बेचने की टर्न आई, उससे पहले अगर वो गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट भी क्या हो जाएगा? वॉइड। और अगर वो फ्यूचर गुड्स थे कि अभी आने हैं, अभी बनाने हैं, और उससे पहले अगर वो पेरिश हो गए, ठीक है। जैसे कि क्रॉप्स अभी हमने उगानी थी, उसका सौदा पहले ही कर लिया था, लेकिन उगने से पहले वहां पे फ्लड्स आ गए, ठीक है। अब वो कहता है कि जी मैं कैसे दूंगा, अगर फ्लड्स ही आ गए तो क्रॉप्स ठीक से उग ही नहीं पाई, सो इस कॉन्ट्रैक्ट को भी वॉइड माना जाएगा। और फिर वो कहता है कि जी प्राइस कैसे सर्टेन होगा, तो वो कहता है कि जी शायद कॉन्ट्रैक्ट में 99% तो यही होता है, जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो प्राइस पहले ही नेगोशिएट कर लेते हैं। दूसरा वो कहता है कई बार आप किसी वैल्यूअर को बोल देते हैं कि आप हमारे बिहाफ पे प्राइस को फाइनलाइज कर दीजिए, या फिर आपने कहा कि जी डिटरमाइंड बाय द कोर्स ऑफ द डीलिंग, कि जैसे जैसे डील करेंगे वैसे वैसे हम प्राइस फाइनलाइज कर लेंगे। लेकिन अगर थर्ड पार्टी ने उसे कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस को डिटरमाइन करना था, उसने कहा कि जी मैं नहीं करूंगा या मैं नहीं कर सकता, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, बिकॉज अगर प्राइस ही नहीं पता तो फिर कॉन्ट्रैक्ट कैसा रहेगा। या फिर वो कहता है कि जी थर्ड पार्टी तो आई थी प्राइस फाइनलाइज करने, लेकिन आपने मना कर दिया। किसने मना कर दिया? बायर ने या सेलर ने? ईदर पार्टी ने मना कर दिया, और अब वो प्राइस नहीं फिक्स कर पा रहा। देखो प्राइस फिक्स होना बहुत जरूरी था, नहीं तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। सो इस केस में भी ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड मान लिया जाएगा। और लास्ट में आपके पास ये लिस्ट ऑफ द सेक्शंस हैं, जौन से हमने इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट सेक्शंस कवर अप किए फॉर योर रेफरेंस। So welcoming you to the quick revision of chapter number 3 unit 2 conditions and the warranties। इस चैप्टर की हाइलाइट्स बस इसके नाम में ही है। वो कहता है कि ध्यान से सुनेंगे प्लीज। कहता है कि बहुत बार आपको बहुत सारी चीजें सेलर बोलता है एट द टाइम ऑफ सेलिंग, ठीक है, कि गुड्स ऐसे, ये गुड्स वैसे, ये ऐसे करेंगे जी, 5 साल चलेंगे, कभी खराब नहीं होंगे, इसमें गारंटी है, वारंटी है, रिप्लेसमेंट दूंगा वगैरह। बहुत सारी चीजों पे आप बोलते हैं कि सर ये राइटिंग में दोगे, ठीक है। मेरे को नहीं लगता कि आप ये बोलने को बोल तो रहे हो, बट मेरे को लगता नहीं आप ये कर पाओगे, या ये गुड्स वाकई इतने अच्छे हैं, आप राइटिंग में दोगे। तो वो कहता है सेलर बड़ी बार सेल करते हुए बहुत सारी स्टेटमेंट्स बोलता है या बहुत सारी रिप्रेजेंटेशंस आपको देता है, लेकिन हर रिप्रेजेंटेशन कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं बनती। आप कुछ चीजें उसे बोलते हैं कि सर ये आप राइटिंग में दे दीजिए, कॉन्ट्रैक्ट में ये बात लिखवा दें। अगर आपने लिखवा दी तो उसे बोलते हैं स्टिपुलेशन। तो वो रिप्रेजेंटेशन जो आपको लगता था बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप उसे लिखवा देते हैं तो वो क्या बन जाती है? स्टिपुलेशन। अब हर स्टिपुलेशन भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कुछ कम इंपॉर्टेंट होती है। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टिपुलेशंस होती हैं, जो बात आप कहते हैं कि सर मैं सिर्फ इस बात पे ले रहा हूं, अगर ये बात ना निकली ना फिर मैंने गुड्स नहीं लेने आपके, तो ये इसको बोलते हैं जी कंडीशन। जो वो स्टिपुलेशन है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको बोलते हैं कंडीशन। मतलब अगर ये बात पूरी ना हुई तो मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूंगा। और कुछ स्टिपुलेशंस क्या होती हैं, कम इंपॉर्टेंट होती है, उनको हम बोलते हैं वारंटीज, ठीक है। जिसमें हमने कहा कि सर टाइम पे पक्का प्लीज दे दे, कोशिश करना कि डिले ना। अब उसने क्या किया, 8 दिन डिले कर दिया। तो आपने कहा कि सर कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल नहीं करा, बट आपसे डैमेजेस लूंगा,
ठीक है, आपके लेट देने की वजह से मेरा नुकसान, मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर रहा, बट आपको मुझे कंपनसेट करना पड़ेगा क्योंकि मेरा ऑर्डर लेट हो गया, मुझे आगे चार्जेस पड़ गए, तो अब वो चार्जेस आपको बेयर करने पड़ेंगे। तो वो कहता है जो कंडीशन है दैट इज एक ऐसी स्टिपुलेशन है विच इज असेंशियल टू द मेन पर्पस, विच इज असेंशियल टू द मेन पर्पस, और अगर यही बात आप पूरी ना कर पाए, अगर आपने यहीं पे ब्रीच कर दिया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की पावर हमें दे देगी। लेकिन जो वारंटी है ये कोलेट्रल टू द मेन पर्पस है, असेंशियल टू द मेन पर्पस नहीं है, कोलेट्रल है, उससे जुड़ी हुई है। तो अगर आपने ये वारंटी वाली बात अपनी पूरी नहीं की तो सामने वाला पर्सन आपसे डैमेजेस ले सकता है, लेकिन गुड्स को रिजेक्ट नहीं कर सकता। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है कि कंडीशन और एक वारंटी में क्या फर्क है। कंडीशन जो है वो असेंशियल टू द मेन पर्पस है, जबकि ये कोलेट्रल टू द मेन पर्पस है। कंडीशन में आपके पास पावर आती है, किसके पास? एग्रीव्ड पार्टी के साथ, जिसके साथ गलत हुआ है वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है, लेकिन इधर दूसरी पार्टी सिर्फ आपसे डैमेजेस ले सकती है। और ब्रीच ऑफ कंडीशन को आप ब्रीच ऑफ वारंटी के तौर पे भी ट्रीट कर सकते हैं, मतलब ऊपर से थोड़ा सा नीचे आ सकते हैं बट नीचे से ऊपर नहीं जा सकते। एग्जाम्पल देता हूं, मैंने आपको बोला था कि ये चीज मुझे 10 तारीख को ही चाहिए, और साफ साफ बोला था टाइम विल बी द असेंस, मतलब अगर आपने 10 को डिलीवर नहीं की फिर मैं लूंगा ही नहीं, मेरे को 10 को ही चाहिए। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आती है यहां पर ये चीज वारंटी है कि कंडीशन है? ये कंडीशन है। मैंने पहले ही एम्फसाइज किया है कि अगर आपने मेरे को 10 को सामान डिलीवर नहीं किया तो मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूंगा, क्योंकि मुझे 10 को ही चाहिए। लेट से कोई गाड़ी थी और हमें शादी पे देनी थी, और वो हमें शादी से पहले ही चाहिए या शादी वाले दिन चाहिए, तो हमने क्या किया, उसे बोल तो दिया कि हमें 10 को चाहिए क्योंकि 10 की शादी है, एक्चुअल में शादी थी 20 की। ठीक है, अब वो कॉल करके बोल रहा है कि सर 10 को तो नहीं आ पाएगी, और वो बोल रहा है कि जी 15 को आएगी। अब मैं चाहूं तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी कर सकता हूं, बट मैंने गाड़ी कहीं और तो बुक करवाई नहीं, कोई और तो देगा नहीं, तो मैंने उसे कहा कि चलो ठीक है, मैं इसे ब्रीच ऑफ कंडीशन आपने की है, लेकिन मैं उसे क्या ट्रीट करूंगा? ब्रीच ऑफ वारंटी। ठीक है, इन दैट केस मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर रहा, लेकिन मैं शायद आपसे कुछ डैमेजेस, या मैंने आपको बोला था मुझे रेड कलर की कार चाहिए, अब आपने कहा रेड तो नहीं है, ब्लैक है, मैं चाहूं तो इस पे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता हूं, लेकिन मैंने कहा चलो ब्लैक दे दो, लेकिन 50,000 कम पे करूंगा, क्योंकि बात तो अपनी रेड की हुई थी। तो यहां पे मैंने ब्रीच ऑफ कंडीशन को क्या ट्रीट किया? ब्रीच ऑफ वारंटी। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता था, नहीं किया, लेकिन आपसे डैमेजेस ले लिए। लेकिन दूसरी तरफ ब्रीच ऑफ वारंटी अगर है तो आप कभी भी उसे ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं कह सकते। छोटी बात पे आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते, इतनी पावर आपके पास नहीं आएगी। कहते हैं कौन कौन से केसेस हैं जिसमें आप कंडीशन के ब्रीच को वारंटी के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं। नंबर 1, जिसमें बायर ने खुद ही वेव कर दीजिए द परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन। मैं बता देता हूं आपको, जैसे कि कोई भी कंडीशन लेकर चलते हैं, मैंने आपको बोला कि मुझे ब्लैक कार ही चाहिए। ठीक है, बाद में मेरे को ना थोड़ा सा आइडिया लगा कि आप ना ब्लैक ले नहीं पाते, और मैंने आपको कॉल करके बोला कि सर मैं वो कंडीशन हटा रहा हूं, आप कोई भी कलर की कार भिजवा देना, बस टाइम पे भिजवा देना। ठीक है, तो अगर मैंने खुद ही वो कंडीशन हटा दी फिर तो वो कंडीशन रही ही नहीं। सो इन दैट केस अगर बायर ने अगर खुद ही अपनी कंडीशन को हटा दिया कि आपको उसकी परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, या फिर उसने कंडीशन को हटाया लेकिन उसे क्या कहा कि ये वारंटी के तौर पे ट्रीट की जाएगी। ये तो मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दी थी, जिसमें वो क्या कहता है कि सर अगर आपने ये बात पूरी नहीं की तो मैं कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल नहीं करूंगा, लेकिन आपसे डैमेजेस जरूर लूंगा, 20,000 रुपए। ऊपर वो कहता है कुछ भी नहीं लूंगा, आपको वो पूरा करने की जरूरत नहीं है, कोई भी गाड़ी की देता, उसमें तो मैंने कंडीशन हटा ही दी। लेकिन नीचे मैंने क्या कहा कि जी कंडीशन तो हटाई, लेकिन उसे क्या बना दिया? वारंटी, जिसमें मैंने क्या बोला कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल तो नहीं करूंगा लेकिन डैमेजेस लूंगा जी आपसे। और वो कहता है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नॉन स्वेरिएबल था, मतलब उसे अलग नहीं किया जा सकता था, और फिर भी अगर आपने वो गुड्स पूरे के पूरे एक्सेप्ट कर लिए। ठीक है, सो इसमें जो एग्जांपल हमारे पास थी कि आपने बड़ी हाई क्वालिटी के बासमती राइस मंगवाए थे, लेकिन उसने क्या किया, उसके अंदर थोड़ी से लो ग्रेड राइस मिक्स करके आपको दिए। अब अलग तो नहीं हो सकते राइस। ठीक है, इन दैट केस आपने कहा कि चलो जैसे हैं मैं ले लेता हूं,
इन दैट केस आप चाहते तो इसे कंडीशन के तौर पे ट्रीट कर सकते थे, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते थे, बट अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नॉन वेरिएबल है, मतलब उसे अलग नहीं किया जा सकता और आपने सारे गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया, तो आपने अपनी कंडीशन फॉरगो कर दी। एंड द लास्ट वो कहता है कि जी अगर लॉ ने ही एक्सक्यूज कर दिया तो, ठीक है, अगर लॉ आ जाता है, जैसे कोविड के अंदर सरकार ने बोला, ठीक है, कि अगर किसी की कोई पेमेंट थी, कोई डिलीवरी थी, तो वो अभी कंटिन्यू रहेगा, कोई इस बेसिस पे कि जी अब तो कर्फ्यू लगा हुआ है पूरे देश के अंदर, कैसे कोई डिलीवर करेगा जी गुड्स, सो इन दैट केस तो यहाँ पे तो लॉ ही आ गया, सो इन दैट केस आप उसे कंडीशन के तौर पे ट्रीट नहीं कर सकते, आपकी कंडीशन क्या बन जाएगी, वारंटी। देन वी हैव इज द वॉलंटरी वेवर एंड द कंपल्सरी वेवर। ऊपर वाले जो 2 पॉइंट्स थे वो वॉलंटरी थे, ऊपर 4 पॉइंट्स पढ़े ना हमने, एक जिसमें मैंने वो कंडीशन ही हटा दी, दूसरे में मैंने उसे ट्रीट किया एज वारंटी, और फिर अगले दोनों आए जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट अलग नहीं किया जा सकता था और मैंने वो गुड्स एक्सेप्ट कर लिए, या फिर लॉ ने ही वो कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस एंड द इम्प्लाइड वारंटी, पहले इसका डिफरेंस बताता हूं। एक्सप्रेस कंडीशन वो होती है जो साफ साफ आप कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाते हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लॉ कहता है कि ये तो ऑब्वियस है ना, ये लिखवाने की जरूरत थोड़ी ना थी, ठीक है। सो अगर मैंने आपको बोला कि कुछ दिनों में दे दो, अब मैं 6 साल बाद आया जी आपके पास डिलीवर करने, तो आपने कहा ये क्या बात है, आपने तो बोला था कुछ दिनों में दे दूंगा, 6 साल बाद, तो मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट में कहां लिखा है कि 6 साल बाद नहीं दे सकते, तो वो कहते हैं सर ये तो ऑब्वियस ही बात है ना, ये थोड़ी ना लिखवाने की जरूरत है। तो इसी तरह से हमने कहा कि कुछ कंडीशंस इंप्लाइड है, ठीक है, और वो ऑब्वियस बात है कि वो आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लग रही हैं, चाहे आपने लिखी है या नहीं लिखी, अगर आपने नहीं लिखी तो वो इंप्लाइड बन जाएगी। फाइन, ट्रिपल स्टार मार्क करेंगे जी। इस पूरे चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट आर द इंप्लाइड कंडीशंस, जो कंडीशंस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखी हुई फिर भी लॉ मानेगा कि ये तो ऑब्वियस ही बात है। नंबर 1, कंडीशन एज टू द टाइटल। अगर आप मुझे कोई गुड्स बेच रहे हैं तो मैं मान के चलता हूं कि आप उसके अनडिस्प्यूटेड ऑनर हैं, ठीक है, आपकी ऑनरशिप में कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, आप कहीं से चोरी करके नहीं लेकर आए, आपने राइटफुली उन गुड्स का पोजेशन लिया और आप राइटफुली मुझे दे रहे हैं। सो इसका मतलब जो सेलर है ही शुड बी द रियल, ही शुड बी द रियल ऑनर। कब रियल ऑनर कब हो, तो अगर वो सेल का कॉन्ट्रैक्ट है तो इमीडिएटली उसके पास राइट होना चाहिए, और एग्रीमेंट टू सेल है तो जब वो हमें बेचेगा तब। एग्रीमेंट टू सेल याद है, फ्यूचर में बेचूंगा, तो उसका ऑनर आज होना जरूरी नहीं है, फ्यूचर में जब बेचेगा तब ऑनर होना उसका जरूरी है। सेल बाय डिस्क्रिप्शन, जिसके अंदर हमने क्या कहा कि अगर आपने गुड्स हमें डिस्क्रिप्शन से बेचे थे तो वो डिस्क्रिप्शन को मैच करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लेने गए एसी और आपने बोला कि जी एल्यूमिनियम का नहीं है, कॉपर का है, ये ज्यादा ठंडा करेगा जी और इलेक्ट्रिसिटी भी कम लेगा, ठीक है, और बाद में वो कॉपर का निकला नहीं, ये तो फ्रॉड कर दिया ना आपने। तो इसमें आपने जो मुझे एसी बेचा था दैट यू सोल्ड मी बाय डिस्क्रिप्शन, और बाद में आपने जो गुड्स मेरे को भेजे वो डिस्क्रिप्शन को मैच ही नहीं करते, तो ये तो इम्प्लाइड सी बात है कि जो आपने बोला है गुड्स उनसे टैली होने चाहिए, इसको लिखवाने की जरूरत नहीं होती। तो कहता है कि जी ये बता दो कि डिस्क्रिप्शन का क्या मतलब है, तो कहता है डिस्क्रिप्शन मतलब आप उसकी क्लास या काइंड बता दो या उसके सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक बता दो जिससे उसे आइडेंटिफाई किया जा सके। नेक्स्ट इज द सेल बाय सैंपल। अगर आपने मुझे आज सैंपल दिखाया था और मैंने आपको 500 पीस का ऑर्डर दिया, तो ये इंप्लाइड सी बात है कि वो 500 पीस उस सैंपल से मैच होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए। तो वो कहता है कि जी द बल्क ऑर्डर जो है वो सैंपल से क्वालिटी में बिल्कुल टैली होना चाहिए, और बायर को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देना कि वो चेक कर सके कि ये बिल्कुल उसके साथ मिलते हैं कि नहीं, और उसमें कोई लेटेंट डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फॉर द पेपर, लेटेंट डिफेक्ट मतलब जो आप हिडन डिफेक्ट, ठीक है, जो आप ऑन द स्पॉट नहीं पहचान सकते। अब आपने उसे मशीन में डाला तो वो ओवर हीट होकर सड़ गया, ठीक है, तो ये आप ऑन द स्पॉट देख के नहीं बता सकते थे, ये तो जब मशीन में जाएगा तभी पता लगेगा कि ये ठीक है कि नहीं। तो उसमें कोई लेटेंट डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, और आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो प्रॉपर उसको मैच करके और मिलाकर देख ले। और अगर वो गुड्स थे बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, मतलब आपने मेरे को सैंपल भी दिखाया था और डिस्क्रिप्शन भी बताई थी, तो वो गुड्स जब आप मेरे को बल्क डिलीवर करेंगे तो वो सैंपल को भी मैच होना चाहिए और डिस्क्रिप्शन को भी मैच होना चाहिए, ये इंप्लाइड सी बात है।
कंडीशन एज टू द क्वालिटी और द फिटनेस, तो वो कहता है कि बायर ने, ये अच्छा पॉइंट है, ध्यान से सुनना प्लीज, बायर अगर आपकी शॉप पे आया था और उसने साफ साफ आपको बोला कि मुझे ये गुड्स क्यों चाहिए, मुझे ये पर्टिकुलर गुड्स किस पर्पस के लिए चाहिए, वो कहता है मुझे नहीं पता कि ये कर पाएंगे कि नहीं, और उसने आपकी स्किल और जजमेंट के ऊपर, सेलर के स्किल और जजमेंट के ऊपर रिलाई किया, ठीक है। तो मैंने कहा यार मेरे को फला चीज चाहिए, तो उसने कहा आप ये ले जाओ। कई बार शॉपकीपर नहीं बोलता, मैं उसे बोलता हूँ ये मेडिसिन चाहिए मुझे, वो कहता है कि नहीं सॉल्ट सेम है, नाम कोई और है। तो मैं कहा पक्का, मतलब ये ठीक कर देगा ना, तो वो कहता है हाँ हाँ आप निश्चिंत होकर ले जाओ। मतलब मैंने तो उसे सिर्फ ये बोला था कि मुझे कोल्ड है, हेडेक हो रहा है और इस पर्पस के लिए चाहिए, उसकी स्किल और जजमेंट पे मैंने रिलाई किया और उसने मुझे दे दिया। एंड द सेलर इज, स्पेलिंग गलत है जी, शुड बी डीलिंग विद दोज गुड्स, और वो उसी का डीलर भी होना चाहिए। अगर ये तीनों चीजें पूरी होती है, सो इन दैट केस अगर वो गुड्स सर्टेन क्वालिटी के ना निकले, तो इन दैट केस ये इम्प्लाइड सी बात है कि उसे वो पर्पस पूरा करना चाहिए था। इसकी एक्सेप्शन है, अगर मैं ट्रेड नेम कहते हुए आया था कि सर फला कंपनी के गुड्स दे दो, फिर सेलर कहेगा कि आपने मेरे से पूछा थोड़ी ना था, आपने कहा कंपनी के गुड्स दे दो, मैंने वो कंपनी के दे दिए, उससे आपका काम पूरा हुआ नहीं हुआ मेरे को उसमें क्या लेना देना। बट अगर आप ये तीनों शर्तें पूरी कर देते हैं, क्या, नंबर वन, आपने उसे अपना पर्पस बताया था, उसकी स्किल और जजमेंट पे रिलाई किया था और वो उसी गुड्स में डील करता है, और फिर अगर आपका पर्पस पूरा नहीं हुआ तो आप चाहें तो उन गुड्स को रिजेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आप ब्रांड नेम या ट्रेड नेम गाते हुए गए थे कि जी मुझे तो एडिडास के जूते दे दो, अब उससे आपका पर्पस पूरा हुआ नहीं हुआ, उससे उसको कोई लेना देना नहीं। अगला कहते सर आपने एडिडास कहा था, मैंने एडिडास दे दिया, बात खत्म। नेक्स्ट इज द कंडीशन एज टू द मर्चेंटेबिलिटी। वो जो गुड्स हैं अगर आपने डिस्क्रिप्शन से लिए थे तो वो डिस्क्रिप्शन से मैच होने चाहिए और वो मर्चेंटेबल होने चाहिए। मर्चेंटेबल बताया था इसमें जो एग्जांपल थी कि वो जो गुड्स हैं वो सही कंडीशन में होने चाहिए। इसमें वो कहता है पैकिंग फटी हुई थी, उसमें झरीटें पड़ी हुई थी, या फिर वेलवेट था उसमें मोरियां थी बीच में, तो वो आगे बेचने लायक ही नहीं था। मतलब वो गुड्स अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, आगे बेचने लायक हो, एज इट इज घटिया क्वालिटी और घटिया पैकिंग के। एंड लास्ट, वो गुड्स कंप्लीट होने चाहिए। अगर मैंने किसी को 100 यूनिट्स का ऑर्डर दिया था और मेरे घर पे 6 यूनिट्स डिलीवर करता है, इट डजंट मेक एनी सेंस, मैं उसे रिजेक्ट कर सकता हूँ। वो कहता है कि सर 6 करके दे दूंगा 2 साल में। मैंने कहा ये क्या बात हुई, इकट्ठे की बात हुई थी। इन दैट केस ये तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको मुझे कंप्लीट देने चाहिए। तो कहता है कि सर कहाँ लिखा है, तो हमने कहा तो इम्प्लाइड सी बात है, ये तो इम्प्लाइड सी बात है। आर वी गुड? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए इस पर मैंने ज्यादा टाइम लगाया। फिर हमने कहा सर इम्प्लाइड कंडीशंस के बाद क्या इम्प्लाइड वारंटीज भी होती हैं, जो लिखी नहीं हुई बट हम मान के चलेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट में ये प्रेजेंट है। नंबर 1, वारंटी एज टू द अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन। ये काफी मिलती जुलती है जी, पिछले पेज पे आया था कि अनडिस्प्यूटेड टाइटल ऑनरशिप या रियल ऑनर। यहाँ पे भी वही बात है कि आप अगर बायर को वो गुड्स दे रहे हैं तो ये इम्प्लाइड सी बात है कि उससे क्वाइट पोजेशन वो एंजॉय कर सकता है अनडिस्टर्ब्ड। उसे कोई आकर नहीं कहेगा कि ये गाड़ी तो मेरी है या ऐसे है या वैसे, तो चोरी की है वगैरह वगैरह, ठीक है। सो इन दैट केस वो कहता है कि अगर उसे पोजेशन मिला तो वो लेटर ऑन अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो उसे ब्रीच ऑफ वारंटी माना जाएगा, इसे लिखवाने की बात नहीं होती। नेक्स्ट इज वो फ्री फ्रॉम अकम्बरेंस होनी चाहिए। मतलब इसमें क्या किया, ए ने पहले अपनी गाड़ी कहीं पे गिरवी रखवाई, बैंक से लोन ले लिया और फिर मेरे को बेच दी, ठीक है। तो उस पर तो पहले से लोन था, वो अकम्बर्ड है जी, ठीक है। उस पर वो बैंक चाहे तो लियन मार्क कर सकता है जी, उठा के लेकर जा सकता है। तो ऐसा सामान आपने मुझे नहीं बेचना, जो पहले किसी के पास गिरवी पड़ा है वो सामान आपने को मत बेचें। इट शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ चार्जेस और अकम्बरेंस। वारंटी एज टू द क्वालिटी और द फिटनेस फॉर द यूज ऑफ द ट्रेड। तो वो कहता है कि सेम इसमें भी वो यही बात बोल रहा है कि वो आगे मर्चेंटेबल हो, आप चाहे तो उसे ट्रेड कर सकें। लेकिन इसमें वो कहता है अगर उसने अपना पर्टिकुलर पर्पस बताया था, इन दैट केस वो उस पर्पस को पूरा करते हो। और ये एक्सेप्शन है किसकी, लेट द बायर बी अवेयर। वैसे वो कहता है यूजुअली गारंटी नहीं होती, यूजुअली गारंटी नहीं होती। यूजुअली तो वो कहता है कि जी गुड्स देख लो, पसंद आते हैं ले जाओ, मैं तो कुछ कह नहीं, ठीक है। बट अगर मैंने उसे अपना पर्पस बताया था और उसने कहा कि पक्का पूरा कर देंगे, फिर ये इम्प्लाइड सी बात है कि मेरा पर्पस पूरा होना चाहिए। वैसे क्या चलता है, लेट द बायर बी अवेयर, दैट इज सेलर के पास कोई ड्यूटी नहीं है कि वो आपको सही सामान ही बेचे। और ये एक अच्छा पॉइंट है कि अगर वो गुड्स किसी तरह के डेंजरस नेचर के हैं तो उसे बताना चाहिए कि इससे आपका नुकसान हो सकता है।
फाइन। अगर वो एक्सप्लोसिव है, एसिडिक है, तो आपको बताना चाहिए। जैसे इन्वर्टर के अंदर आपने देखा जो पानी हम डालते हैं वो एसिडिक हो जाता है जी, जहाँ पे थोड़ा सा भी गिर जाता है वहां पे निशान पड़ जाता है, फ्लोर खराब हो जाता है। एक और बताता हूँ, पीछे मैं अभी ना एक शीट लेकर आया जी, ऐसे पीवीसी की शीट कॉर्नर पे लगाने के लिए, तो उसने वो फोल्ड करके मेरे को दी, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। तो वो सेलर ने मेरे को बोला कि सर ये बहुत टाइट मैंने बंद की हुई है, आप जैसे ही इसे कट करोगे ये एकदम से खुलेगी, आपके कहीं पे लग भी सकती है, तो बहुत दूर से और ध्यान से इसे पकड़ के खोलना। ऐसी इसकी ये आप जो ऊपर मैंने धागा बांध रखा है वो आप खोलोगे तो ये एकदम से खुलेगी और आपके लग सकती है, ठीक है। सो उसकी ड्यूटी है जी उसे बताना कि गुड्स से मेरा अगर कोई नुकसान होता है तो उसे बताना चाहिए। तो ये इम्प्लाइड सी बात है। तो ये 4 हमारे पास इम्प्लाइड वेराइटीज आई। नेक्स्ट टॉपिक इस पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बट छोटे क्वेश्चन के लिए 2 या 3 मार्क्स में, दैट इज कैविएट एम्प्ट। बड़ी अच्छी बात है जिसमें कहता है लेट द बायर बी अवेयर। चाइना के सामान में बड़ा ऐसा होता है, शॉपकीपर कहता है कि जी कोई गारंटी नहीं, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक, ठीक है, कि चलने को बहुत बढ़िया भी चल सकता है, चलने को 2 घंटे भी ना चले, मेरे को नहीं पता, आप देख के ले जाओ, ठीक है। दुकान से उतरे नहीं, गारंटी खत्म। इसको हमने बोला कि सर लेट द बायर बी अवेयर, बायर खुद देख के ले जाए, आप कुछ ना बोलो, ठीक है। अगले को देखने दो, उसे ठीक लगेगा ले लेगा, नहीं ठीक लगेगा तो नहीं लेगा, आप कुछ मत बोलो ये ऐसा है ये वैसा है, उसको देखो, ठीक है। सो दैट इज द कैविएट एम्प्टर, जिसके अंदर आप बाद में सेलर को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। अगला कहता है सर मैंने गुड्स आपके सामने कर दिया था, आप अपने आप देख के परख के समझ के ले गए थे, अब आप मेरे को नहीं कुछ कह सकते, मैं तो कुछ कहा ही नहीं कि ऐसे हैं कि वैसे हैं। इसकी एक्सेप्शंस है, यूजुअली सेलर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, लेकिन फॉलोइंग केसेस में सेलर विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो वो कहता है अगर उसकी ठीक क्वालिटी ना निकली तो। इसकी एक्सेप्शन मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। 3 चीजें अगर हैं, नंबर 1 आपने उसे पर्टिकुलर पर्पस बताया था, ये रिपीट आ गया इंप्लाइड कंडीशन वाला, पर्टिकुलर पर्पस बताया था, आपने उसकी स्किल और जजमेंट पे रिलाई किया था और वो उसी में डील करता है, ठीक है। और उसके बाद भी अगर क्वालिटी गलत निकली तो वो ये नहीं कह सकता कि सर कैविएट एम्प्टर, आप खुद ही तो ले गए थे। हमने कहा हम खुद कहां ले गए थे, आपने बताया था, ठीक है सर, ये एक एक्सेप्शन है, बट अदरवाइज क्वालिटी के अंदर सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। सेलर कब रिस्पॉन्सिबल होता है, फिर से बोल रहा हूं, अगर ये तीनों कंडीशन पूरी होगी। अगर ये तीनों कंडीशन पूरी नहीं होगी तो सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसकी एक और एक्सेप्शन याद है जिसमें आप वो ब्रांड करते आए थे कि भाई एडिडास के शूज दे दो, ठीक है, उसमें भी वो रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा। नंबर 2, अच्छा ये तो आ ही गया, अगर आप किसी ब्रांड नेम के गुड्स मांगते हुए आए थे, सो इन दैट केस कोई इंप्लाइड कंडीशन नहीं मानी जाएगी। गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, तो ये ऑब्वियस ही बात है कि वो डिस्क्रिप्शन को मैच करने चाहिए। अब गुड्स डिस्क्रिप्शन को मैच नहीं कर रहे हैं और आप कहते हैं कि सर बायर भी अवेयर, आपने खुद ही देखना था। हमने कहा ये थोड़ी ना हमने खुद देखना था, अगर आपने बोला था कॉपर का एसी देंगे तो कॉपर का ही देना चाहिए था, फाइन। और अगर वो मर्चेंटेबल क्वालिटी के होने चाहिए, ये भी मैंने आपको बताया था कि वो फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स होने चाहिए, झरीटे ना पड़ी हो, स्क्रैचेस ना पड़े हो, अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। सेल बाय सैंपल है तो सैंपल से टैली होने चाहिए। यहाँ पे भी कैविएट एम्प्टर नहीं लगा सकते कि सर आपको दिखा के ही तो भेजे थे। हमने कहा सर सैंपल से टैली होने चाहिए, बस बात इतनी सी है, मैंने देखे नहीं देखे, दैट डजंट चेंज अ थिंग। और अगर आपने मुझे सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों को दिखाकर बेचा था तो वो दोनों को टैली होने चाहिए। ट्रेड यूसेज, अगर एक पर्टिकुलर पर्पस मैं आपको बताकर लेकर गया था और वो पर्टिकुलर पर्पस के लिए अगर पूरा नहीं होता तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं। एंड द लास्ट, सेलर एक्टिवली कंसील अ डिफेक्ट, ठीक है जी, आप जान के छुपा रहे थे। अब आपकी गाड़ी में लेटर से कोई डिफेक्ट था, आप मेरे को बेचते हुए, सेकंड हैंड कार बेचते हुए मेरे को आप वो देखने ही नहीं दे रहे थे, बार बार उधर ले जाते थे या कहीं पे। बाद में आप कहते हैं कि सर मैं तो आपको बोला ही था कि अच्छे से देख लो, बट मैंने कहा आपने जान के छुपाई, आपने मेरे को वो सीट या वो एंगल या वो डोर तो चेक ही नहीं करने दिया, बाद में पता लगा उस पर लॉक नहीं लगता या वो खुलता नहीं है। सो इन दैट केस ये कैविएट एम्प्टर नहीं है। इसमें कंफ्यूजन है, ये एक्सेप्शन ही है जी, ठीक है, ये एक्सेप्शन ही है, मतलब ये कैविएट एम्प्टर की एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। अगर आप ब्रांड नेम करते हुए आए थे तो ये कैविएट है कि एक्सेप्शन नहीं है, यहाँ पे सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी, ठीक है। सो पॉइंट नंबर 2 बेसिकली यहाँ पे नहीं होना चाहिए। यस, and then we have is the list of the sections which we have covered in this unit.
So welcoming you all to the quick revision or the summary class for the chapter number 3 unit 3, जिसमें वो कहता है कि जी ऑनरशिप कब ट्रांसफर होती है और डिलीवरी ऑफ द गुड्स कब मानी जाती है कि गुड्स हमने डिलीवर कर दिया और कितनी तरह की डिलीवरी होती है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन वो कहता है कि जी आपको ये बात तो पता ही है कि द रिस्क पासेस ऑन विद द प्रॉपर्टी, मतलब रिस्क किसको फॉलो करता है, ऑनर को फॉलो करता है। तो वो कहता है कि ये डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑनरशिप कब ट्रांसफर है, क्योंकि जिस पॉइंट पे ऑनरशिप ट्रांसफर हुई उससे पहले सेलर का नुकसान है अगर गुड्स को आग लग जाती है, और अगर ऑनरशिप ट्रांसफर होने के बाद अगर गुड्स को कुछ होता है तो वो बायर का नुकसान है। तो ये पॉइंट डिसाइड करना कि किस टाइम पे किस पॉइंट पे ऑनरशिप ट्रांसफर हुई, दैट इज वेरी क्रूशियल। तो पासिंग ऑफ द प्रॉपर्टी, तो वो कहता है कि जो प्रॉपर्टी मतलब ऑनरशिप, तो वो कहता है वो डिसाइड करने के लिए दो फैक्टर्स हैं जी हमारे पास। नंबर 1 गुड्स आइडेंटिफाई करने और दूसरा इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। अगर वो गुड्स आइडेंटिफाइड ही नहीं है, याद है आपको असर्टेन गुड्स अनअसर्टेन गुड्स, अगर वो गुड्स असर्टेन ही नहीं है, अनअसर्टेन है, फिर ऑनरशिप कैसे ट्रांसफर हो गई। आपने अगर अपने 50 पीस में से मुझे कौन से 5 देने थे वो अलग ही नहीं किए, वो बताए ही नहीं, सिलेक्ट ही नहीं किए, सो इन दैट केस ऑनरशिप ट्रांसफर हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये पता ही नहीं कि इन 50 में से कौन से 5 मिले। ठीक है, सो असर्टेन होने बहुत जरूरी है जी, तभी ऑनरशिप ट्रांसफर होगी। और दूसरा कहता है कि जी किस पॉइंट पे ऑनरशिप ट्रांसफर होती है, ये पार्टीज की इंटेंशन से पता चलता है। तो हमने कहा कि जी अब इंटेंशन क्या होगी, ये कैसे पता लगेगा, तो उसके लिए सेक्शन 19 सब सेक्शन 2 है, जिसने कहा कि आप टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़े, पार्टीज का बिहेवियर देखिए और सर्कमस्टांसेस ऑफ केसेस देखिए। सबसे पहले वो कहता है कि जी अगर वो स्पेसिफिक या असर्टेन गुड्स हैं तो प्रॉपर्टी कब पास मानी जाएगी, कि कब ट्रांसफर हुई। तो वो कहता है वेयर द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ द स्पेसिफिक और द असर्टेन गुड्स, द प्रॉपर्टी इन देम विल बी ट्रांसफर्ड एट द टाइम जब आपने वो कॉन्ट्रैक्ट किया। और वो कहता है कि जी उनकी इंटेंशन को असर्टेन करने के लिए आप टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या फिर सर्कमस्टांसेस को कर सकते हैं जी। आइए आगे इसी को स्टेजेस देख रहे हैं। अगर वो स्पेसिफिक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट के अंदर हैं तो वो कहता है कि द प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासेस टू द बायर जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अगर सब कुछ रेडी है, मतलब नंबर 1 हमने कहा सर गुड्स चुन लिए, स्पेसिफिक याद है आपको, स्पेसिफिक वो तो सेल से पहले ही फाइनल हो जाते हैं। ठीक है, तो अब मैंने आपके शो पीस में से एक सामान उठाया और सिलेक्ट किया और कहा कि जी इसको पैक कर दो, और अगर उसने उसे डिलीवरेबल स्टेट में डाल दिया जी, प्रॉपर पैक कर दिया, तो जिस वक्त हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसी वक्त वो ट्रांसफर भी हो गया जी। ठीक है, सो इन दैट केस मैं शॉप से लेकर निकलने लगा और मेरे हाथ से छूट गया जी और वो टूट गया, इन दैट केस नुकसान किसका हुआ, मेरा हुआ, बिकॉज द ऑनरशिप ट्रांसफर हो चुकी थी। बिकॉज ये गुड्स क्या थे, स्पेसिफिक थे और क्या डिलीवरेबल स्टेट में थे। जी हाँ, उसने अच्छे से पैक करके लिफाफे में डालकर मेरे हाथ में पकड़ा दिए थे। सेकेंड कहता है स्पेसिफिक गुड्स अभी डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, स्पेसिफिक है मतलब गुड्स चुन लिए लेकिन अभी वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है। इसकी एग्जांपल देता हूं। लेट अस से मैं एक शॉप के ऊपर जाकर घर के लिए शैंडलियर देखने गया, ठीक है, झूमर। तो वो शैंडलियर मैंने कहा कि जी ये पसंद आ गया, ये पैक करवा। तो वो कहता है कि जी इसका पैक पीस नहीं है, लास्ट पीस है। मैं कहा चलो फिर यही पैक करवा दो आप, ठीक है, ये भी अच्छी कंडीशन में लग रहा है। तो क्या गुड्स मैंने चुन लिए, गुड्स मैंने चुन लिए, लेकिन अभी वो क्या डिलीवरेबल स्टेट में है, जी नहीं। सो अगर पैक होने से पहले ही अगर वो टूट जाता है तो फिर मेरा तो नुकसान नहीं हुआ, ठीक है। तो इसमें वो कहता है कि जी इसके अंदर स्पेसिफिक गुड्स हो, अभी सेलर ने कुछ करना हो उसके ऊपर ताकि वो डिलीवरेबल स्टेट में आ सके। अभी वो पैक करेगा उसको और पैक करने के बाद मेरे को नोटिस देना पड़ेगा कि सर गुड्स रेडी हैं, आके ले जाओ। इन दैट केस ऑनरशिप ट्रांसफर। फिर से बोल रहा हूं, स्पेसिफिक गुड्स हैं, अभी उसने पैक करना था, पैक कर दिया और मुझे नोटिस भी दे दिया, फिर ऑनरशिप ट्रांसफर। थर्ड वो कहता है कि जी अभी डिलीवरेबल स्टेट में डालना है, लेकिन उसने क्या कहा कि सर डिलीवरेबल स्टेट में डालने से पहले मेरे को असर्टेन करना है जी प्राइस, ठीक है। कई बार लेटर से कोई चीज है, गोल्ड है या कुछ भी, उसने कहा कि तोल के आपको दूंगा और आपने कुछ ऐसी उठा लिया, ठीक है, 2 4 5 7 पीस उठा लिया। तो वो कहता है कि मेरे को रेट देखना पड़ेगा, टोटल कितना वेट हुआ उस हिसाब से बिल। तो वो कहता है गुड स्पेसिफिक है, हाँ मैंने चुन तो लिए, लेकिन डिलीवरेबल स्टेट में डालने से पहले सेलर को कुछ करना है ताकि वो उनका प्राइस असर्टेन कर सके।
तो वो कहता है कि जी ठीक है, अभी वो डिलीवरेबल स्टेट में आने से पहले उसने वेट, मेजर, टेस्ट या कुछ करना है जिससे वो प्राइस फाइनल कर सके, और उसने वो कर लिया और फिर मुझे नोटिस भी दे दिया कि सर मैंने प्राइस असर्टेन कर लिया और आके ले जाओ, ठीक है, फिर ऑनरशिप ट्रांसफर मानी जाएगी। नेक्स्ट वी हैव इज द अनअसर्टेन गुड्स। अनअसर्टेन गुड्स, वो कहता है कि जी अनअसर्टेन गुड्स की ऑनरशिप ट्रांसफर हो ही नहीं सकती जब तक वो असर्टेन हो जाए। वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो सबसे पहले दो चीजें आई थी कि गुड्स असर्टेन होने चाहिए और इंटेंशन ऑफ द पार्टीज आपको देखना पड़ेगा। तो असर्टेन गुड्स तो बहुत जरूरी है। तो अगर गुड्स ही अनअसर्टेन है तो वो कहता है कि जी सबसे पहले तो सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने से क्या होगा, अनअसर्टेन क्या हो जाएंगे, असर्टेन। और फिर म्यूचुअल, अब वो कहता है कि जी सिलेक्ट कैसे करें, तो वो कहता है कि जी सिलेक्ट आप म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द बायर एंड सेलर। फिर वो कहता है डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू द कैरियर। तो वो कहता है कि जी गुड्स मैंने प्रॉपर पहले सिलेक्ट कर लिए, फिर रिक्शे वाले को बुलाकर, टेम्पो वाले को बुलाकर टेम्पो में रखवा दिए और उसे बोला मिस्टर ए को जाके दे। तो वो कहता है कि जी आपसे पूछना है उनको देने से पहले कोई पेमेंट लेनी है। मैंने कहा ये सब कुछ हो चुका, आप बस चुपचाप जाकर ए को पकड़ाया हो, ए मिल जाए, मेरे को कॉल करने की भी जरूरत नहीं है, पैसे आए हुए हैं, सब है। मतलब मैंने कोई राइट अपने पास नहीं रखा कि मुझे पहले पूछना फिर हैंड ओवर करना। मैंने तो उसे बोला जहां ए मिल जाए, तो आधे रास्ते में मिल जाए, पूरे रास्ते पे मिल जाए, जहां मिल जाए उसको दे दे, ठीक है। सो इन दैट केस अगर गुड्स रास्ते में खराब हो जाते हैं तो वो नुकसान ए का होगा जी, बायर का, ठीक है। तो वो कहता है कि अगर गुड्स मैंने सिलेक्ट कर लिए और डिलीवर कर दिए बायर को, कैरियर को या किसी भी बेली को, किसी भी पर्सन को ऑन द बिहाफ ऑफ द बायर, तो वो कहता है मान लिया जाएगा कि गुड्स को आपने सिलेक्ट कर लिया, अनकंडीशनली एप्रोप्रिएट कर लिया। थर्ड, गुड्स वर सेंट ऑन सेल ऑन अप्रूवल, ठीक है, या फिर सेल और रिटर्न, या फिर तो आप गुड्स रख लेंगे। कई बार आप कोई ड्रेस बोलते हैं कि मैं घर ले जाता हूं, ठीक है, और मैं ट्राई कर लूंगा, अगर मेरी अच्छी लगी देन आई विल कीप इट, अच्छी नहीं लगी देन आई विल रिटर्न इट, ठीक है। अब आप उस शॉपकीपर को बड़ा पुराना जानते थे, उसने भी कहा चलो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, यू कैन टेक इट होम। सो इन दैट केस इसको क्या बोलते हैं, सेल और रिटर्न बेसिस। बड़ी बार आप ले आते हैं इस तरह से सामान, ठीक है, सेल और रिटर्न बेसिस। तो इन तीन केसेस के अंदर ऑनरशिप ट्रांसफर होगी। नंबर वन, अगर उसने कॉल करके आपको बोला या मैसेज करके बोला कि सर गुड्स आर ओके, मेरे को पसंद आ गए, आई एम कीपिंग इट, आप बिल बनाकर भेज देना, मैं पेमेंट कर दूं। अब वो गुड्स अगर खराब हो गए अगले ही दिन तो आपका नुकसान होगा क्योंकि आप अपनी अप्रूवल दे चुके थे। नंबर टू, कहता है गुड्स आपने रख लिए, रिजेक्ट नहीं किए और रीजनेबल टाइम निकल गया, अब आपको 2-4-5 दिन में बताना चाहिए था, अब आप 2 महीने बाद आके उसे बोलते हैं कि सर ये गुड्स वापस करने। वो कहता है कि जी आप थोड़े ना, आपको टाइम से रहना चाहिए था, ये क्या बात हुई कि आप 2 महीने बाद आ गए। सो इन दैट केस ऑनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है बिकॉज रीजनेबल टाइम फॉर रिजेक्टिंग हैज एक्सपायर्ड। थर्ड, कहता है कि अगर आपने कुछ ऐसा कर लिया जिसका मतलब आपको वो गुड्स एक्सेप्ट है, अब आपको वो शर्ट लेटे से पसंद तो बहुत आई लेकिन आपको उसका कलर कम पसंद था तो आपने वो डाई कर ली बिना उससे पूछे, बिना उसको हाँ ना बताए। अब डाई करवा ली इसका मतलब आप रखना चाहते हो तभी डाई करवा ली, अगर वापस करने होते तो थोड़ी ना आप डाई करवा लेते। सो इन दैट केस कहता है आपने कुछ ऐसा कर लिया जिससे ये माना जाएगा कि आपने वो गुड्स एक्सेप्ट कर लिए हैं, तो भी ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई। कौन से केस में, सेल और रिटर्न बेसिस में। लास्ट, ये तो आजकल बड़ा कॉमन है जी, सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी करवाते हैं आप, ठीक है, जिसमें आप उसे बोलते हो गुड्स दे दो, वो कहता है पहले पैसे दे दो फिर गुड्स ले लो, ठीक है। सो कैश ऑन डिलीवरी, जिसके अंदर हमने कहा कि सर गुड्स आपको दिए जाएंगे लेकिन कंडीशन क्या है कि जब तक आप पैसे नहीं पे कर देते तब तक ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। तो वो कहता है कि जिसकी तो ऑब्वियस ही बात है, जब तक आप कैश नहीं पे कर देते ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। तो ऑनरशिप ही तो जानना चाहते हैं कब ट्रांसफर हुई, तो जब तक मैंने कैश नहीं ना पे किया तब तक मेरा कोई रिस्क नहीं, ठीक है। तो अगर वो मेरी गेट पे खड़ा है जी सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी वाला, और उसके हाथ से वो आइटम गिर जाती है और टूट जाती है, मैं तो पैसे नहीं दूंगा, मैं कहूंगा भैया रहने दो, ठीक है, मेरे को चाहिए ही नहीं है, ठीक है। सो आई विल स्टॉप द पेमेंट। और अगर पेमेंट कर दी और फिर मैं मुड़ा और मेरे हाथ से गिर गए, फिर तो मेरा नुकसान हुआ जी, क्योंकि पेमेंट हो चुकी है, ऑनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है। रिजर्वेशन ऑफ द राइट ऑफ डिस्पोजल, ये वही है, याद है आपको मैंने बोला था कि मैंने वो
टेम्पो वाले को गुड्स दिए और उसे बोला कि जब तक मैं ना कहूं गुड्स हैंड ओवर मत कर, ठीक है। ऊपर मैं क्या कह रहा था, उल्टी बात कि जी तेरे को जहां मिले तो दे देना, ठीक है, पेमेंट आ चुकी है, विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल। लेकिन यहां पे जो सेलर है अगर उसने रिजर्व रखा है क्या, राइट टू डिस्पोज ऑफ द गुड्स, तो ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी जब तक आप वो कंडीशन पूरा नहीं कर देते। और वो कहते हैं क्या हमेशा नुकसान ऑनर का ही होता है, तो वो कहता है ये तो हमारी सेइंग है, दैट इज रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब ऑनरशिप। तो वो कहता है अनलेस अदरवाइज एग्रीड, वो कहता है कि जी गुड्स का सेलर का ही रिस्क रहता है जब तक उसकी ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हो जाती बायर को। लेकिन जब ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई तो गुड्स में नुकसान भी फिर किसका होगा, बायर का होगा। अब डिलीवरी हुई थी या नहीं हुई थी इससे कोई लेना देना नहीं। बड़ी बार क्या होता है, बायर क्या बोलेगा, सारी पेमेंट कर देगा और कहेगा सर ये लिफाफा यहीं पे साइड पे रख जाऊं, मैं बाद में आके ले जाऊंगा, ठीक है। बाद में उसका अगर कोई नुकसान वगैरह हो गया, डिलीवरी हुई थी नहीं हुई थी इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ऑनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है। ओके, तो वो कहता है कि जी इसमें दो एक्सेप्शंस है। नंबर वन, क्या एक्सेप्शन है, किस चीज की एक्सेप्शन है, मैंने क्या बोला कि हमेशा नुकसान किसका होगा, ऑनर का होगा। अगर ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई तो बायर का नुकसान, अगर ट्रांसफर नहीं हुई तो सेलर का नुकसान। इसमें कहता है दो एक्सेप्शन है। देखिए जी, अगर वो कहता है कि जी डिलीवरी डिले करवाई है किसी ने, या सेलर ने या बायर ने, तो लेट अस से ऑनरशिप बायर को ट्रांसफर हो गई, वो कह रहे सर डिलीवर करवा दो, मैंने कहा आज करवाया था, फिर कह रहे कल, मैंने कहा सर 1 दिन में करवाता हूँ, 2 दिन में करवाता हूँ, 4 दिन में करवाता हूँ, 10 दिन बाद मैं डिलीवरी करवाई नहीं रहा उसकी, बायर हर रोज कॉल कर रहा है और इतने में गुड्स का नुकसान हो गया, तो ये नुकसान सेलर का होगा। लेकिन सेलर तो ऑनर है नहीं, ये एक्सेप्शन है। उसने क्या बोला कि अगर डिलीवरी डिले करवाई जी किसी ने, किसने, सेलर ने, तो सेलर का नुकसान। और अगर वो गुड्स सेलर के थे, बायर को बोला कि सर आके ले जाओ ले जाओ ले जाओ, और वो लेकर नहीं जा रहा और गुड्स खराब हो गए, तो बायर का नुकसान। मतलब जो भी पर्सन डिलीवरी डिले करवाएगा, मुझे नहीं पता कि वो मालिक है कि नहीं, नुकसान उसी को बेयर करना पड़ेगा। सेकेंड, तो वो कहता है कि जी ड्यूटीज एंड द लायबिलिटीज ऑफ द सेलर और द बायर एज अ बेली रिमेन अनअफेक्टेड, ठीक है। सेलर को हमने बोला कि सर ये पेमेंट मैंने कर दी है, अभी गुड्स नहीं पैक वगैरह करवाए, मैंने कहा मैं शाम को ले जाऊं, ठीक है। कहता है कि जी आप शाम को ले आना, लेकिन वो उसकी बेकदरी कर रहा है जी। उसने कहा ये तो बिक गए, हाँ, वो कहता बाहर रख दो जी खूंजे पे, ठीक है, और वहां से चोरी हो गई, फिर उसी को नुकसान बेयर करना पड़ेगा। देखिए अब ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई थी, लेकिन आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एज अ बेली। ऑनर मैं हूं लेकिन मेरे गुड्स अगर आपके पास है किसी भी पर्पज से, देन यू आर द बेली। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको उन गुड्स का उतना ही ध्यान रखना था जितना आप अपने गुड्स का रखते। अगर आपने उतना ध्यान नहीं रखा फिर आपका नुकसान है, नहीं तो फिर मेरा नुकसान। ट्रांसफर ऑफ द टाइटल बाय द नॉन ऑनर, स्टार मार्क करते हैं जी। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या एक ऑनर किसी को आगे गुड्स बेच सकता है। जनरल आंसर मेरे से आप 1 वर्ड में पूछेंगे, आई विल से नो, ठीक है। अगर मैं किसी चीज का मालिक ही नहीं, जैसे आज मैं अपना घर बेच सकता हूँ, ताजमहल नहीं बेच सकता, बिकॉज आई एम नॉट द ऑनर ऑफ ताजमहल, लेकिन मैं अपने घर का मालिक हूं तो वो मैं अपनी गाड़ी बेच सकता हूँ, आपकी गाड़ी नहीं बेच सकता। और अगर आपकी गाड़ी मैंने बेच भी दी तो जिसको बेची उसका राइट थोड़ी ना आ जाएगा। तो वो कहता है कि जी सेलर वो चीज बेच ही नहीं सकता जो उसके पास है ही नहीं, या आपके पास जितना आप उतना ही बेच सकते हैं, उससे ज्यादा अच्छा राइट कैसे दे देंगे। तो वो कहता है लेकिन इसमें हमने कुछ एक्सेप्शंस नहीं है, ताकि बेचारे इनोसेंट बायर का, जिसने मेरे पे ट्रस्ट करके, मैं मालिक नहीं, मेरे पे ट्रस्ट करके मेरे से वो चीज गुड फेथ में अगर ले ली तो उस बेचारे का नुकसान ना हो। तो इसलिए हमने इसके कुछ एक्सेप्शंस किए, जिसमें हमने क्या कहा कि ऑनर भी, नॉन ऑनर भी सामान को बेच सकते हैं। नंबर 1 इज वेरी इजी, दैट इज अ मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट तो नौकर है बेचारा, ठीक है, बट नौकर बड़ी बात देखते हैं, बाबूजी शॉप पे है नहीं जी, वो आते ही नहीं शॉप पे, तो नौकर ही चला रहे सारी और वो सामान बेचे जा रहे। तो हमने कहा तू तो मालिक है नहीं, तू कैसे बेच रहा है? तो कहता है आई एम द एजेंट, सो एजेंट कैन सेल। यस, दिस इज द वेरी फर्स्ट एक्सेप्शन, जिसमें हमने कहा ऑनर का बेचना जरूरी नहीं है। अगर उसका कोई मर्केंटाइल एजेंट है, उसके पास ये सारी कंडीशंस आपको पूरी करनी पड़ेगी। नंबर 1, उसके पास गुड्स का वैलिड पोजेशन था, ऑर्डिनरी कोर्स में ही वो काम कर रहा था और वो गुड फेथ में अगर काम कर रहा है, इन दैट केस वो उस सामान को बेच सकता है। नेक्स्ट इज ऑल्सो क्वाइट इजी, दैट इज अ जॉइंट ऑनर्स। मतलब अगर एक प्रॉपर्टी के 2 मालिक हैं जी 50-50 के,
और एक जॉइंट ऑनर के पास उसका पोजेशन है, उसका पोजेशन, मैंने एग्जांपल गलत दे दी है ना, प्रॉपर्टी तो गुड्स है ही नहीं, गाड़ी बोलते हैं, हाँ, या कोई गोल्ड है 100 ग्राम, उसके 2 मालिक है 50-50 के, लेकिन वो पूरा का पूरा मेरे पोजेशन में, मैं 50% का ही मालिक हूं, लेकिन पोजेशन मेरे पास है और मैंने किसी को बेच दी है क्या कि मैं ही मालिक, तो ठीक है, अगर सामने वाले ने गुड फेथ में ले ली और अगर सामने परमिशन से, वैलिड परमिशन से उसके पास पोजेशन था, तो इसमें वो पूरा 100% का मालिक मुझे बना सकता है, जबकि वो खुद सिर्फ 50% का मालिक था, 50% का मालिक नहीं था। और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, पता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें एग्रीव्ड पार्टी चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकती है, ओके भी कर सकती है, ठीक है, वॉइड भी कर सकती है, वैलिड भी बना सकती है। तो अगर वो एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट था और सामने वाली पार्टी, फिर से बोल रहा हूं, चाहे तो कैंसिल कर सकती है और चाहे तो ओके कर सकती है, लेकिन सामने वाली पार्टी ने अभी तक कैंसिल नहीं किया और वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में अगर गुड्स मेरे पास हैं तो मैं उसे आगे बेच सकता हूं। इसमें ये नहीं देखा जाएगा कि एग्रीव्ड पार्टी कौन सी थी, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेबल था, लेकिन सामने वाले ने अभी तक कैंसिल नहीं किया और इतने में ही गुड्स अगर आपने आगे किसी को रीसेल कर दिए तो ये वैलिड माना जाएगा। तो वो कहता है कि जी सेल बाय द वन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट कंटिन्यूज टू बी इन द पोजीशन ऑफ द अदर। शॉपकीपर से मैं सामान खरीद के लेकर आया, उसको मैंने बोला 2 दिन के बाद ले जाऊंगा, सेम सामान किसी और ने पसंद कर लिया। शॉपकीपर कई बार ना बिका हुआ सामान ही भी दोबारा बेच देता है कि उसको तो 2 दिन बाद दूसरा पीस दे दूंगा, ये इनको बेच देता हूं, ठीक है। तो उसने वो सेम सामान, मेरा सामान जो उसकी शॉप पे पड़ा था, उसने किसी और को बेच दिया क्योंकि उसके पास अभी भी पोजेशन था। तो अगर उस पर्सन ने गुड फेथ में खरीद लिया, उसको नहीं पता था कि ये पहले से बिका हुआ है, इन दैट केस वो उसका जेन्युइन ऑनर बन जाएगा, उसके पास वैलिड टाइटल आ जाएगा। और वो कहता है सेल बाय द बायर ऑब्टेनिंग द पोजेशन बिफोर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज बीन वेस्टेड, जिसमें बायर मेरे से सामान लेकर गया और मैंने उसे बोला था कि जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आपको ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी, बट वो कहता है मैं ले जाऊं, मैंने कहा हाँ ले जाओ, ठीक है, और उसने आगे वो रीसेल कर दिया। फिर से बोल रहा हूं, बायर ने बेच दिया क्योंकि उसके पास पोजेशन तो था लेकिन अभी ऑनरशिप नहीं आई थी, बट उससे पहले अगर बेच दिया और जिसको बेचा उसे ये बात नहीं पता थी, इन दैट केस वैलिड टाइटल मान लिया जाएगा। एक्सेप्शन है जी हायर परचेज एग्रीमेंट, मैंने अभी डिफरेंस में भी बताया था, बायर जो सेल में गुड्स लेकर आता है वो आगे रीसेल कर सकता है, लेकिन हायर परचेज में अगर आपके पास गुड्स हैं तो उसके अंदर आप उसे आगे रीसेल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर वो गुड फेथ वाला कहता है मुझे नहीं पता था कि ये इसके पास ये गुड्स हायर परचेज में थे, आपको पता था नहीं पता था, इसमें आपको वैलिड टाइटल नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। सेल बाय द अनपेड सेलर, सेलर को आपने पूरे पैसे नहीं दिए जी, अगर गुड्स उसके पास ही थे, आपने पूरे पैसे नहीं दिए, उसने वो गुड्स आगे किसी और को बेच दिए, ही कैन डू दैट। और अदर प्रोविजंस मतलब ऑफिशियल लिक्विडेटर अगर या रिसीवर अपॉइंट हो गया अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है, फाइंडर ऑफ द गुड्स, ठीक है, अपने पैसों की रिकवरी के लिए पहले वो जेन्युइन एफर्ट करता है कि जी वो ओरिजिनल ऑनर को ढूंढ ले, अगर ऑनर नहीं मिल पाता तो वो एक रीजनेबल टाइम के बाद चाहे तो उसे बेच भी सकता है। या सेल बाय पॉन, अगर आपने गुड्स कहीं पे गिरवी रखवाए थे, ड्यू डेट तक अगर आप पैसे नहीं दे पा रहे तो वो उन गुड्स को आगे रीसेल कर सकता है। यही सारी एग्जांपल दोबारा से हैं, जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मर्केंटाइल एजेंट बेच सकता है, इसमें कंडीशन थी, उसके बाद पावर हो, पोजेशन हो और गुड फेथ हो। ज्वाइंट ऑनर के पास अगर राइटफुल पोजेशन है तो वो बेच सकता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन अभी तक वॉइड हुआ नहीं है, गुड्स बिक चुके हैं लेकिन अभी भी सेलर के पास हैं तो सेलर से दोबारा से बेच सकता है। बायर के पास चले गए गुड्स लेकिन बायर ने अभी तक पेमेंट नहीं की और उसको ऑनरशिप नहीं मिली थी, फिर भी उसने बेच दिया, हायर परचेज इज एन एक्सेप्शन। अफेक्ट ऑफ द एस्टॉपल, ठीक है जी, अगर आप ऑनर नहीं है लेकिन अगर आप किसी की प्रेजेंस में बोल रहे हैं कि हाँ यही ऑनर है तो बाद में आप मुकर नहीं सकते, तो वहां पे नॉन ऑनर भी उसको बेच सकता है। एग्जाम्पल तो लाइक से कोई चीज है, कोई भी कार है या कोई भी चीज है जिसमें ना मैं फ्रंट पे नहीं आना चाहता, है मेरी, बट मैंने अपने फ्रेंड को बोला यार तू जाके बेच दे, ठीक है, मैं फ्रंट पे नहीं आना चाहता, वो कहता तू साथ चलना, मैं वहां पे जाके बोलूंगा मैं ही मालिक, मैं कहा हाँ ये ठीक है मैं साथ चलूंगा, बट तू बोलना तेरी चीज है और तू सारी नेगोशिएट करके डील कर देना। उसने सारी डील कर दी और आगे दे दिया, जबकि मेरा फ्रेंड तो ऑनर है ही नहीं।
इसको बोलते हैं इफेक्ट ऑफ ए स्टॉपर। कल मैं मुकर नहीं सकता कि ये तो ऑनर है ही नहीं, ऑनर तो मैं हूं और मैंने सेल नहीं करना। अब तो सेल हो गई, वो अगला पर्सन मालिक बन गया। सेल बाय द अनपेड सेलर, अगर आपको फुल पेमेंट नहीं आई सो इन दैट केस आप उसे आगे रीसेल कर सकते हैं। और अदर प्रोविजन में मैंने आपको बताया ऑफिशियल लिक्विडेटर जो इंसॉल्वेंट हुआ है उसके बिहाफ पे उसका सामान बेच सकता है। नंबर 2 फाइंडर ऑफ द गुड्स, नंबर 3 इज द पॉइंट। नेक्स्ट वी हैव इज द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल। तो वो कहता है कि जो परफॉर्मेंस है सिंपल, सेलर ने क्या करना है, गुड्स को डिलीवर करना है, और बायर ने क्या करना है, गुड्स को एक्सेप्ट करना है और उसकी पेमेंट करनी है। डिलीवरी क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था, वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजीशन। हाँ जी सर, जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है बट अगर किसी ने फ्रॉड किया वो तो एक तो डिफेक्टिव टाइप होगा, तो आपको कैंसिल करना चाहिए। वॉइडेबल है, मेरी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बाय कोर्जन आपने साइन करवा ली कि 10 लाख में आप ले जाओगे, तो चाहूं तो मैं कैंसिल भी कर सकता हूं, चाहे तो ओके भी है, क्योंकि फ्री कंसेंट नहीं। अब मैं बैठा सोचे जा, इतने में आपने वो प्रॉपर्टी आगे बेच दी, ये वैलिड है, ठीक है। सो अगर वो वॉइडेबल है और आप कैंसिल करना चाहते हैं तो आपको बहुत जल्दी कैंसिल करना चाहिए, बैठे सोचते नहीं। डिलीवरी आपको पता है, एक्चुअल डिलीवरी जिसमें गाड़ी दी, सिंबॉलिक गाड़ी की चाबियां दी, या कंस्ट्रक्टिव जिसमें गुड्स किसी और के पोजीशन पे थे, मैंने फोन पे बात करवा दी कि ये गुड्स आपके बिहाफ पे वो होल्ड करेगा। रूल्स रिगार्डिंग द डिलीवरी, पार्ट डिलीवरी अगले पेज पे पढ़ते हैं जी। सो वो कहता है कि जी डिलीवरी का मतलब है बायर के पोजीशन में उन गुड्स को वॉलंटरीली दे देना। इफेक्ट ऑफ द पार्ट डिलीवरी, अगर आपने बोला कि सर 2 बार में सामान आएंगे, सारे एक बार में नहीं आएंगे, इन दैट केस इट इज ओके। अगर ये पहले से आपने उसे बताया हुआ था कि आधे आधे करके सामान आएंगे, एक बार में सारा सामान नहीं आएगा, तो आधी डिलीवरी भी उतनी ही इफेक्टिव है जितनी की पूरी डिलीवरी मानी जाएगी। बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी, बहुत अच्छी बात है। वो कहता है कि अगर बायर ने ये कहा था कि मैं आपको कॉल करके बताऊंगा, आप गुड्स तभी डिलीवर करवाना, अब 1 महीना 2 महीने 6 महीने निकल गए, उसके बाद वो आ गया मेरे से लड़ने और कहता है कि सर आपने गुड्स क्यों नहीं भिजवाए, मैं तो आपके कॉल की वेट कर रहा था। तो वो कहता है कि यू हैव टू अप्लाई, ये बायर की ड्यूटी है, अगर उसे अप्लाई करना था तो उसे अप्लाई करना चाहिए था, डिलीवरी उसके बाद ही होगी। प्लेस ऑफ डिलीवरी, तो वो कहता है कि जी ये कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट वेरी करेगा, एक्सप्रेस या कई बार इंप्लाइड भी होता है कि आपको पता है मैं कहाँ रहता हूँ, वहीं पे डिलीवर करवाना है, इसमें बताने वाली क्या बात थी, ठीक है। कई बार एक्सप्रेस होता है, नया शॉपकीपर होगा तो बताना पड़ेगा, घर समझाना पड़ेगा, एड्रेस लिख के देना पड़ेगा, एक्सप्रेस करना पड़ेगा। कई बार ये इंप्लाइड ही होता है कि आप कहाँ पे डिलीवरी लेना चाहते हैं। टाइम ऑफ द डिलीवरी, ऑब्वियसली रीजनेबल टाइम के अंदर आपने उसे डिलीवर करना है, ठीक है। उसने बोला कि जी थोड़ा सा टाइम दो, मैं आपको डिलीवर करवाता हूँ। थोड़ा सा टाइम क्या, 1-2 दिन में आप करवा दोगे और क्या, ठीक है। अब 2 साल बाद करवाओगे फिर तो ये अनरीजनेबल हो गया। अगर वो गुड्स थर्ड पार्टी के पोजीशन में है तो वो कहता है डिलीवरी नहीं मानी जाएगी जब तक वो थर्ड पार्टी बायर को कॉल करके एक्नॉलेज ना कर दे कि सर गुड्स मेरे पास आ गए हैं एंड आई होल्ड इट ऑन योर बिहाफ। आप जब कहेंगे, जहां कहेंगे, जैसे कहेंगे मैं डिलीवर कर दूंगा, तो इसे वैलिड डिलीवरी माना जाएगा। हमने कहा सर डिलीवरी कितने बजे होनी चाहिए, तो ये ऑब्वियसली रीजनेबल आवर में होनी चाहिए। अगर आप दिन में काम करते हैं तो फिर डे टाइम में। कुछ प्रोफेशन या कुछ शॉप्स ऐसी होती है जो नाइट में खुलती है, ठीक है। सो इन दैट केस उनके रीजनेबल आवर्स नाइट के भी हो सकते हैं। अगर आप नाइट शिफ्ट हैं, कुछ पेट्रोल पंप्स 24 घंटे खुले होते हैं, कुछ मेडिकल शॉप्स 24 घंटे खुली होती हैं, तो उनके रीजनेबल आवर्स वेरी भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस ऑफ द डिलीवरी, डिलीवरी का खर्चा कौन बेयर करेगा, तो वो कहता है कि जी अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो सेलर बेयर करेगा, ठीक है। नहीं तो बड़ी बार होता है ना, सेलर बोल देता है कि सर डिलीवरी के 200 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे, ठीक है। बट अगर उसने कुछ नहीं बोला तो बाद में हम लड़ाई कर सकते हैं कि पहले तो आपने बताया नहीं था, अब आप बता रहे। डिलीवरी ऑफ द रॉन्ग क्वांटिटी, ये अच्छा पॉइंट है। वो कहता है कि सर रॉन्ग क्वांटिटी बोले तो क्या, तो वो कहता है कि कम के ज्यादा, तो हमने कहा दोनों केस कर लेते हैं। रॉन्ग क्वांटिटी तो दोनों है, अगर मैंने आपको 100 पीस बोले थे, आपने मेरे को 50 भेजे, तो मैं चाहूं तो रिजेक्ट कर सकता हूं कि मुझे तो 100 चाहिए, 50 का मैं क्या करूंगा। इन दैट केस द बायर मे रिजेक्ट देम और मे कीप देम। अगर मैंने रख लिया तो पूरी पेमेंट तो नहीं करनी, फिर मैं पेमेंट भी प्रोपोर्शनेट करूंगा। और अगर वो ज्यादा आ गए तो अब ज्यादा में तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, अगर उसने 120 भेज दिए, मैं 100 रख लेता हूं, 20 रिजेक्ट कर देता हूं, 20 वापस भेज दूंगा, या पूरे 120 ही रख लेता हूं, चलो कोई बात नहीं, ये लगी जाएंगे अपने, तो आप पूरे 120 भी दे दो। तो आप पूरे के पूरे भी रिजेक्ट कर सकते हैं, पार्शली रख के पार्शली भी रिजेक्ट कर सकते हैं, या फिर पूरे के पूरे रख भी सकते हैं। तीसरी ऑप्शन नहीं मैंने आपको बताई थी कि हमें 120 नहीं चाहिए, रहने ही दो, ऐसे भी आप कर सकते हैं। और
अगर वो कहता है फिर इन 20 की पेमेंट क्या होगी, कहता है जो उन 100 की रेट थी जिसपे बाकी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 20 की भी पेमेंट उसी रेट पे आपको करनी होगी, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। इंस्टॉलमेंट डिलीवरी, अगर उसने कहा इंस्टॉलमेंट में दूंगा तो मैंने आपको बोला था पार्ट डिलीवरी इज नॉट, अगर वो कम आपको दे रहा है और बोल रहा है कि बाकी 1 महीने बाद दे दूंगा तो हमने कहा ऐसी तो कोई बात नहीं होती। अगर पार्ट डिलीवरी है तो उसकी बात पहले हुई होनी चाहिए, ठीक है। डिलीवरी टू द कैरियर, तो कहता है कि जी अगर आपने डिलीवरी टू द कैरियर कर दी है और उसे ये बात बोली कि बायर को दे देना और कोई राइट रिजर्व नहीं रखा, इन दैट केस माना जाएगा कि आपने बायर को ही डिलीवर कर दिया। और रास्ते में अगर गुड्स थोड़े बहुत खराब हो जाते हैं तो वो उसका नुकसान बायर को बेयर करना पड़ता है। थोड़ी बहुत हीट लग जाती है या कभी शिप से आता है ना तो आयरन के सामान पे रस्ट आ जाती है थोड़ी बहुत, ठीक है, तो वो कहता है इतना थोड़ा बहुत तो नुकसान बायर को ही सहना पड़ेगा। बायर्स राइट टू एग्जामिन द गुड्स, ऑब्वियसली बायर चाहे तो गुड्स को डिलीवरी से पहले एग्जामिन कर सकते हैं। रूल्स रिलेटेड टू द एक्सेप्टेंस ऑफ द डिलीवरी, तो वो कहता है कि जी एक्सेप्ट करने से पहले आप जो बायर है वो अगर इंटीमेट कर देता है कि उसने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया, कुछ ऐसा करता है जिससे ऑनरशिप है, या फिर गुड्स को अपने पास रखता है फॉर द रीजनेबल आफ्टर द लैप्स ऑफ द रीजनेबल टाइम, ठीक है, तो मान लिया जाएगा कि आपको हमारी डिलीवरी मंजूर है। नंबर 1, आपने फोन करके बोला सर गुड्स पहुंच गए, ऑल ओके। सेकंड के अंदर आपने कुछ ऐसा काम कर लिया जैसे वो शर्ट लेकर उसको डाई करवा ली, स्टिच करवा ली, ऑल्टर करवा ली, इसका मतलब आपको ओके। और थर्ड, आपने गुड्स को अपने पास रखा और रिजेक्ट नहीं किया और रीजनेबल टाइम इज ओवर और बायर इज नॉट बाउंड। बड़ा अच्छा पॉइंट उसने ये बात बोली। तो वो कहता है कि जी अगर आपने डिलीवरी नहीं लेनी, 100 की जगह 80 पीस आए थे, तो आपको जाकर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि वो 80 पीस उठाकर उसकी शॉप पे छोड़कर, ठीक है, बट उसे एटलीस्ट बता तो दो कि मैंने रिजेक्ट कर दिए ताकि अगला तो खुद ले जाए, ठीक है। सो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे वापस डिलीवर करने की नहीं है, आपको सिर्फ उसे बताना है कि गुड्स मैंने रिजेक्ट कर दिए। और लायबिलिटी ऑफ द बायर आएगी अगर आपने डिलीवरी लेने से मना कर दिया या आप गुड्स को, तो अगर रीजनेबल टाइम के अंदर आफ्टर द टेकिंग अगर आप उसे मना नहीं कर रहे और आपकी या फिर रिफ्यूजल या निग्लेक्ट की वजह से अगर कोई नुकसान हुआ तो वो बायर को ही बेयर करना पड़ेगा। So welcoming you all to the quick revision of the unit 4, that is the unpaid seller. इस चैप्टर में नाम से हमें पता लग रहा है कि एक जो अनपेड सेलर है उसके पास क्या क्या राइट्स होंगे। सबसे ऊपर ही इन्होंने बोला कि जो अनपेड सेलर है मतलब सेलर है और उसे पेमेंट नहीं है। हमने कहा सर कितनी पेमेंट नहीं आई, तो उसने एक ही वर्ड बोला सर पूरी पेमेंट नहीं आई, पार्शियल पेमेंट इज अनपेड सेलर। और वो कहता है कि अब मेरे पास जो राइट्स हैं वो 2 राइट्स आएंगे, एक राइट अगेंस्ट द गुड्स कि मैं गुड्स के अगेंस्ट क्या क्या कर सकता हूं और बायर के अगेंस्ट क्या क्या एक्शन ले सकता हूं। अब गुड्स में फर्दर 2 क्लासिफिकेशन की कि प्रॉपर्टी मतलब ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई थी या ऑनरशिप अभी तक ट्रांसफर नहीं हुई थी। एक क्वेश्चन इस चैप्टर में से शॉर्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है। दिस इज इंपॉर्टेंट। अनपेड सेलर कौन है जी? कहता है कि नंबर 1 जिसको पूरी पेमेंट नहीं मिली। आप बोले कि सर मैंने 80% कर दी, 90% कर दी, 99% कर दी, सामने वाला पर्सन अनपेड सेलर है, उसके पास अभी भी सारे राइट्स आ जाएंगे जो इस चैप्टर में मैं पढ़ाने जा रहा हूं। या फिर आप कहते हैं सर मैंने उसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया था या फिर कोई चेक या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया था और वो बाद में डिसऑनर हो गया। इन दैट केस एज वेल सामने वाला जो सेलर है वो क्या बन जाएगा? अनपेड सेलर। अनपेड सेलर के जो राइट्स हैं जी, तो वो कहता है कि जी इससे कोई लेना देना नहीं है, कुछ राइट्स उसके पास आ ही जाएंगे कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई या नहीं, ठीक है। आप ऑनरशिप ट्रांसफर कर चुके थे बायर को या नहीं कर चुके थे, ये दोनों में कॉमन रहेंगे जी। जैसे कि आप गुड्स के ऊपर लियन मार्क कर सकते हैं अगर गुड्स अभी भी आपके पोजेशन में है। अगर गुड्स अभी तक डिस्पैच नहीं किए थे तो आप गुड्स को रोक सकते हैं और ये कह सकते हैं कि जब तक आप ये पेमेंट नहीं करेंगे आपके गुड्स आपको नहीं दिए जाएंगे। और अगर वो गुड्स जा चुके हैं और रास्ते में हैं तो भी आप उन गुड्स को रुकवा के रीगेन द पोजेशन कर सकते हैं। और लास्ट में आएगा जी द राइट ऑफ रीसेल और राइट ऑफ द अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स। अगेंस्ट द गुड्स में मैंने आपको बताया था 2 ही केसेस होंगे। नंबर 1 प्रॉपर्टी मतलब ऑनरशिप बायर को जा चुकी है या ऑनरशिप अभी तक बायर को ट्रांसफर नहीं हुई। सो राइट ऑफ द अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स, फिर से बोल रहा हूं 2 केसेस आएंगे, एक अगेंस्ट द गुड्स आपके क्या राइट्स हैं और अगेंस्ट द सेलर।
अगेंस्ट द बायर, सेलर के पास, अनपेड सेलर के पास अगेंस्ट द बायर क्या राइट्स है। पहले गुड्स के करते हैं जी। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट है सेलर्स लियन, दैट इज कि आप उसके ऊपर पोजेसरी लियन, ये भी पेपर में इसी का ही नाम है, सेलर्स लियन को ही पोजेसरी लियन कहा जाता है। मतलब जब तक वो गुड्स आपके पोजेशन में, आप ये बात बोल सकते हैं कि मैं ये गुड्स आपको नहीं दूंगा जब तक आप मेरी पेमेंट नहीं करते। बट वो कहता है कि मैं मालिक हूं, ऑनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है। हमने कहा डजंट मैटर, अगर आपने मुझे पेमेंट नहीं दी तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट मुझे ये राइट देता है कि मैं आपके गुड्स के ऊपर पोजेसरी लियन मार्क कर सकता हूं कि मैं आपको गुड्स की डिलीवरी नहीं दूंगा। लेकिन इसके लिए कंडीशंस आपको पूरी करनी पड़ेगी। फॉलोइंग केसेस, नंबर 1, वो कहता है कि जी कोई उधार की बात नहीं हुई थी, कैश पेमेंट की बात थी और आपने पेमेंट नहीं किया। और अगर उधार की बात हुई भी थी तो 1 महीने की बात हुई थी और वो पीरियड आज खत्म हो गया। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया। अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो एक क्लियर बात है कि अब वो पेमेंट नहीं कर पाएगा। तो इन तीनों केसेस के अंदर आप लियन मार्क कर सकते हैं। नंबर 1, उधार की कोई बात नहीं हुई थी और पेमेंट अभी तक नहीं आई, या उधार की बात हुई थी, टाइम खत्म हो गया। नंबर 3, बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट। तो कहता है कि अगर गुड्स आपके पोजेशन में हैं एज एन एजेंट और एज एन बेली ऑफ द बायर, तब भी आप ये राइट यूज कर सकते हैं। पार्ट डिलीवरी, बड़ा अच्छा पॉइंट है जी। पार्ट डिलीवरी में वो कहते हैं सर आधे गुड्स जा चुके हैं, आधे हैं, आधे पे लियन मार्क कर लो। हमने कहा आधे पे कर लो, अब कुछ तो हाथ में आए। सो इन दैट केस वो कहता है कि जी ही में एक्सरसाइज द रिमाइंडर गुड्स के ऊपर भी आप ये लियन मार्क कर सकते हैं। अब वो कहता है कि आप अपनी लियन कब टर्मिनेट करेंगे जी, आपको अपनी लियन कब टर्मिनेट करनी है। तो कहते हैं व्हेन ही डिलीवर्स द गुड्स टू द कैरियर, या फिर तो आपने किसी को डिलीवरी के लिए वो गुड्स दे दिए किसी बेली को कि जाकर ये गुड्स आप बायर को दे दीजिए विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल। या फिर जो बायर है या उसका एजेंट है वो लॉफुली पोजेशन ले चुका है। मैं तो आपको बोल रहा हूं पॉइंट नंबर 1 क्या है, पोजेसरी लेन। ये सिर्फ तभी मार्क हो सकता है अगर आपके पास पोजेशन है। अगर पोजेशन चला गया बायर के पास तो आप लियन मार्क नहीं कर सकते। या फिर सेलर ने पहले ही अपना ये राइट वेव ऑफ कर दिया था, कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा दिया था कि अगर आप मेरे को पेमेंट नहीं भी करोगे मैं लियन नहीं मार्क करूंगा, गुड्स आपके डिलीवर होंगे ही। या फिर बाय एस्टॉपल, जिसमें आपने थर्ड पार्टी के सामने ये बात बोल दी है कि आपके पास ये राइट एग्जिस्ट नहीं करता जी, आप इसके ऊपर लियन मार्क नहीं कर सकते। एक्सेप्शन, वो कहता है कि अगर आपने ना उसके ऊपर लियन तो मार्क कर ही रखा था, साथ में कोर्ट में केस भी कर रखा था, कोर्ट में केस आप जीत गए और कोर्ट ने आपके फेवर में डिक्री दे दी कि आपको 1 करोड़ रुपए रिसीव होंगे बायर से, ठीक है। अब बायर कहता है कि जी अब तो कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया, अब तो मुझे 1 करोड़ देने ही पड़ेंगे, अब तो गुड्स दे दो। तो हमने कहा नहीं, मैं अभी भी गुड्स को होल्ड करके रखूंगा जब तक आप मुझे पेमेंट नहीं करेंगे। डिक्री आने से कुछ नहीं होता, जब तक आप मुझे पेमेंट नहीं करेंगे मैं अभी भी अटल हूं कि जी मैंने पेमेंट नहीं करनी जब तक मैंने डिलीवरी नहीं देनी जब तक पेमेंट नहीं मिलती है। राइट ऑफ द स्टॉपेज इन द ट्रांसफर, वो कहता है कि जी रस्ते में आप गुड्स को रोक सकते हैं। गुड्स मैंने डिस्पैच करवा दिए जी बायर के लिए और रस्ते में अब मैं गुड्स को रुकवाना चाहता हूँ, ट्रिपल स्टार मार्क कर। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेक्शन 50, वो कहते हैं कि जी गुड्स ट्रांजिट में जा चुके हैं, अब पोजेशन तो है नहीं बट आप क्या करना चाहते हैं, रीगेन करना चाहते हैं पोजेशन। तो वो कहता है ये राइट ऑफ लियन की एक एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन है उस पावर की एक एक्सटेंशन। आप सुनते हैं ऐसे, जैसे लुधियाना में मॉडल टाउन है, फिर मॉडल टाउन एक्सटेंशन है, ठीक है। तो मॉडल टाउन तो उतना ही है, उसके बाद हमने उसके आगे मॉडल टाउन एक्सटेंशन बना दिया। तो राइट ऑफ लियन तो उतना ही है, लेकिन यहाँ पे उसकी भी एक आगे एक और पावर आपको दी गई कि अगर आप चाहें तो अपने पोजेशन को दोबारा से पा सकते हैं। यही आएगा जी पेपर में, व्हाट इज द कंडीशंस टू एग्जीक्यूट द पावर ऑफ right to stoppage in the transit. Number 1, seller must be unpaid. Number 2, possession आपका जा चुका है. Number 3, goods अभी transit में ही है. This is the most important. ये right आप सिर्फ तभी यूज कर सकते हैं जब buyer insolvent हो गया है, और वो कहता है कि subject to the conditions of this act. तो वो कहता है transit कब, अब यह हमने क्या बोला था कि गुड्स क्या होने चाहिए, ट्रांजिट में होने चाहिए, ट्रांजिशन अभी खत्म ना हो गया हो। तो कहता है कि जी कब माना जाएगा कि गुड्स ट्रांजिट में नहीं थे, ट्रांजिशन पूरा हो गया था। कहता है अगर वो गुड्स बायर तक पहुंच गए और उसने डिलीवरी ले ली, या बायर बड़ा चालाक था, वो अराइवल ऑफ द गुड्स डेस्टिनेशन से पहले आधे रास्ते में आके गुड्स ले गया, ठीक है।
तो अगर वो आधे रास्ते में आके पहले ही गुड्स ले गया तो भी ट्रांजिट में अब गुड्स है नहीं, गुड्स ने जहां पहुंचना था वो पहुंच चुके हैं। या फिर जो कैरियर और द बेली था वो एक्नॉलेज कर देता है बायर को कि गुड्स मेरे पास आ गए हैं एंड आई एम होल्डिंग दीज गुड्स ऑन योर बिहाफ, ठीक है, मैं अब आपका एजेंट बन के इस गुड्स को होल्ड कर रहा हूं। या फिर वो गुड्स बायर के पास पहुंच गए थे, बायर को पता नहीं क्या लगा कि किसके गुड्स हैं, कहां से है, किसने मंगवाए हैं, उसने रिजेक्ट कर दिए, तो ये गुड्स अब इन ट्रांजिट नहीं माने जाएंगे क्योंकि गुड्स पहुंच चुके हैं, वो नहीं पहचान रहा, उसने गलती से मना कर दिए, तो अब गुड्स दोबारा से ट्रांसपोर्टर के ही पास है लेकिन वो पहुंच तो चुका ना, तो इसे इन ट्रांजिट नहीं माना जाएगा। तो कहते हैं जब उसने रॉन्गफुली रिफ्यूज कर दिया टू डिलीवर द गुड्स टू द बायर, और वो कहता है वेयर द डिलीवर्ड टू द कैरियर, या फिर वो बायर के ही एजेंट को जाकर उसने गुड्स दे दिए, मतलब आधे रास्ते तक मैंने भिजवाने थे और आधे रास्ते पे बायर कहता है मेरा ड्राइवर आके ले जाएगा मेरे ट्रक में, तो उसके ट्रक में अगर पहुंच चुके हैं तो हमारे हिसाब से तो ट्रांजिट खत्म हो चुका है। या फिर पार्ट डिलीवरी हुई थी, ये स्टार मार्क करते हैं, ये बड़ा अटपटा पॉइंट है, अगर आपने पार्ट डिलीवरी कर दी है तो फिर बाकी डिलीवरी के गुड्स अगर रास्ते में हैं तो आप उनको नहीं रोक सकते। मतलब अगर 3 ट्रक थे, 3 टुकड़ों में गुड्स डाल देते, एक ट्रक पहुंच गया तो वो कहता है कि जी इन दैट केस बाकी 2 ट्रक भी मानो पहुंच गए, ठीक है, अब आप उनको रास्ते में रोक नहीं सकते जब आधे पहुंच गए। लेकिन इससे ऊपर कौन सा राइट करवाया था, राइट ऑफ लियन, उसमें मैंने बोला था सर आधे गुड्स चले गए, आधे अभी भी मेरे पास है, आधे पे लियन मार्क कर लूं, कहता हाँ आधे पे लियन मार्क कर लूं चलेगा, लेकिन राइट टू स्टॉप इन द ट्रांजिट में उसने इसमें उल्टा बोला जी, वो कहता है कि अगर आधे पहुंच गए तो मानो पूरे पहुंच गए। एंड द लास्ट, अगर आपने एक ऐसे शिप वाले पर्सन को गुड्स दे दिए जो कि बायर ने ही जिसकी बुकिंग करवाई है या उसी का शिप है, तो भी मानो कि गुड्स पहुंच गए। तो हमने कहा सर रुकवाएं कैसे, वो कहता है कि जी जल्दी से भाग के या फिर तो आधे रास्ते में उस ट्रक को रोक लो और उसे बोलो कि जी ये गुड्स नहीं देने बायर को, या फिर ट्रक वाले को कॉल करो, ठीक है। हमने कहा सर ड्राइवर का तो नंबर नहीं है, ट्रांसपोर्ट एजेंसी के मालिक का नंबर है। हमने कहा हाँ प्रिंसिपल को कॉल कर दो, प्रिंसिपल अपने सर्वेंट या एजेंट को बोल देगा, ट्रक ड्राइवर को बोल देगा, और अगर वो पहुंचने से पहले पहले रुक गए तो सब ठीक है। बट अगर ड्राइवर कहता है कि सर मैं तो पहुंच गया, सामान अनलोड हो रहा है, फिर तो आप ट्रांजिट में है नहीं जी, गुड्स अब तो डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, अब आप ये अपना राइट यूज नहीं कर सकते। अब ड्राइवर ने सुन लिया जी, आधे रास्ते में फोन उठा लिया, कहता वापस ले आओ, हमने कहा वापस ले आओ, कहता मैं 90% पहुंच गया था, सिर्फ 10% ही रह गया, हमने कहा कोई बात नहीं, वापस ले जाओ, कहता वापसी का भाड़ा, तो हमने कहा वो तो फिर सेलर दे ही देगा, आप गुड्स वापस ले आओ, किराया हम। स्टार मार्क कर दें जी, पेपर में ये भी बन सकता है क्वेश्चन, दैट इज राइट ऑफ लियन और राइट ऑफ स्टॉपेज इन द ट्रांजिट। तो वो कहता है कि जी लियन आप तभी यूज करते हैं ताकि आपका पोजेशन बरकरार रहे, लेकिन राइट ऑफ स्टॉपेज आप यूज करते हैं ताकि पोजेशन दोबारा से आ जाए। तो वो कहता है कि जी लियन मार्क करने के लिए पोजेशन में होना चाहिए, लेकिन अगर आप ट्रांजिट में रुकवाना चाहते हैं तो उसके लिए पोजेशन चला गया हो, गुड्स अभी कैरियर के पास हो और रास्ते में। पॉइंट नंबर 3 इज गुड, लियन मार्क करने के लिए बायर का इंसॉल्वेंट होना जरूरी नहीं है, लेकिन ट्रांजिट में रुकवाने के लिए बायर का इंसॉल्वेंट होना जरूरी है। तो कहते हैं जहां पे राइट ऑफ लियन खत्म होता है, मतलब आपका पोजेशन जहां खत्म होता है, तो वहां पे राइट ऑफ स्टॉपेज शुरू हो जाता है, और ये उसी की एक्सटेंशन है, ठीक है। तो वो कहता है राइट ऑफ लियन कब खत्म होता है, जब गुड्स आपने रास्ते में भिजवा दिए, और राइट टू स्टॉप इन द ट्रांजिट कब खत्म होता है, जब गुड्स डिलीवर हो गए बाय। एक्सेप्शंस, तो वो कहता है कि जिसके अंदर राइट ऑफ लियन और स्टॉपेज आर डिफीटेड, तो वो कहता है कि अगर सेलर ने, सीधा सा पॉइंट है, बायर ने मेरे को बोला कि सर आपने गुड्स मेरे को बेचे, मैंने आपको 60% पेमेंट कर दी, 40% नहीं की, आप अनपेड सेलर हो, आप गुड्स मेरे को दे दो, मैं आगे बेच दूंगा, मेरी डील हो रखी है, वहां से बहुत अच्छे पैसे आएंगे, आपको आपके 40% मिल जाएंगे, मेरा भी प्रॉफिट हो जाएगा। तो अगर मैंने उसे कंसेंट दे दी, चलो ठीक है, तो जहां बेचना चाहता है तो बेच दे, या आगे वो कहता है कि गिरवी रखवा के आपके पैसे दे दूंगा, या किसी भी तरह से और डिस्पोज ऑफ करके मैं आपके पैसे दे दूंगा, और मेरे से पूछ के अगर उसने करवा लिया तो अब मैं ना उसके ऊपर लियन मार्क कर सकता हूँ, ना रिटेन कर सकता हूँ, ना रास्ते में रुकवा सकता हूँ, क्योंकि उसने मेरे से पूछ के ये करवाया, तो मैंने अपने राइट्स खुद ही सरेंडर किए। या फिर उसने आगे बायर ने किसी और को दे दिए, और जिसने खरीदे उसने गुड फेथ में ले लिया और पूरे पैसे देकर लिए हैं, तो फिर यहां पर भी मेरे दोनों राइट्स खत्म हो जाएंगे। तो 2 राइट्स अभी तक मैंने आपको पढ़ाए, राइट टू रिटेन और दूसरा राइट टू स्टॉप इन द ट्रांजिट। थर्ड अब आ रहा है जी, दैट इज राइट टू रीसेल।
तो वो कहता है कि जी ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट राइट है, बिकॉज मैं उसे अपने पास रख के या रास्ते में रुकवा के क्या करूंगा अगर आप मेरे को बेचने का राइट ही नहीं दोगे। तो सीधी सी बात है, अगर मैंने जिसको बेचे थे वो मुझे पैसे नहीं दे रहा तो मैंने गुड्स रोक लिए उसके, तो मैं गुड्स किसी और को भी बेच सकता हूं, तो ये राइट तो आपको देना ही पड़ेगा। मतलब जो अनपेड सेलर है वो सेम गुड्स को किसी और को बेच सकता है। और वो कहता है कि जी फॉलोइंग कंडीशंस में तो आप पक्का ही बेच सकते हैं, पक्का ही बेच सकते हैं। नंबर 1, अगर वो गुड्स पेरिशेबल नेचर के, ठीक है, तो अब उसकी पेमेंट की वेट नहीं करते रहनी, तो कहते हैं इसमें तो बायर को इन्फॉर्म करने की भी जरूरत नहीं है। अगर वो पेरिशेबल नेचर के हैं तो जल्दी से गुड्स को बेच दीजिए अगर बायर ने पूरी पेमेंट नहीं दी है तो। नंबर 2, तो वो कहता है कि जी आपने बायर को नोटिस दे दिया कि जी आप मेरे को इस दिन तक पेमेंट दे दो, नहीं तो गुड्स को मैं बेच दूंगा, और उसके बाद भी बायर आपको पेमेंट नहीं कर रहा। अब क्या हुआ, बायर से 100 रुपए लेने थे और गुड्स मैंने आगे बेचे और कितने के बिके, 70 रुपए के। बायर से कितने लेने थे, 100, गुड्स बेच के कितने मिल गए, 70। अभी भी 30 रुपए रहते हैं, 30 रुपए के लिए मैं अभी भी ओरिजिनल बायर के ऊपर केस कर सकता हूं, अभी भी उसे सू कर सकता हूं, उससे ये पैसे रिकवर करवा सकता हूं। लेकिन अगर मैंने वो गुड्स बायर से कितने लेने थे, 100 रुपए, और आगे बेच दिए 200 में, तो मेरे को तो प्रॉफिट हो गया। इन दैट केस अगर ज्यादा है तो मैं वो सारा का सारा प्रॉफिट अपनी जेब में रख सकता हूं, बायर को देने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें तो फायदा ही फायदा जी दोनों केसेस के अंदर। कहता है वेयर द अनपेड सेलर हैज एक्सरसाइज्ड हिज राइट ऑफ लिएन ऑफ द स्टॉपेज एंड रीसेल द गुड्स। तो वो कहता है कि जी सब्सिक्वेंट बायर बिल्कुल ओके है जी इसके अंदर। मैंने कहा कि जी मैं आगे रीसेल कर दूंगा, तो जिसको बेच रहा हूं ये सेकंड बायर है। फर्स्ट बायर जो डिफॉल्टर था, पेमेंट नहीं करके गया, मैंने गुड्स रोक लिए या रास्ते से वापस मंगवा लिए और दूसरे बंदे को बेच दिए, तो मैंने कहा दूसरे बायर का नुकसान तो नहीं हो जाएगा। वो कहता है कि नहीं, वो कहता है कि जी उसका कोई नुकसान नहीं होगा। जो सब्सिक्वेंट बायर है उसके पास गुड टाइटल आएगा, गुड ऑनरशिप आएगी, उसको किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। A resale by the seller where the right of resale is expressly reserved, इसमें तो आप ऑब्वियसली कर सकते हैं। वो कहते हैं कि जी अगर आपने ये बात बोली थी, कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा रखी थी कि अगर मुझे पेमेंट नहीं मिलेगी और मैं आगे रीसेल कर सकता हूं, तो आप रीसेल कर ही सकते हैं, कर ही सकते हैं। और इसमें नोटिस देने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट में बायर ने खुद ही पहले साइन कर रखा है। Where the property in the goods is not passed, अगर आप मालिक थे ही नहीं, फिर तो मालिक मैं ही हूं, सेलर, और सेलर को अगर पेमेंट नहीं आएगी तो वो अपने गुड्स किसी भी और को बेच सकता है। तो ये 5 केसेस हैं कि पेरिशेबल है, नोटिस दिया था फिर भी पेमेंट नहीं कर रहा। सो इन ऑल दीज केसेस मैं चाहूं तो गुड्स को आगे रीसेल कर सकता हूं। अब हमने कहा सर अनपेड सेलर के क्या राइट्स हैं बायर के अगेंस्ट। अभी तक क्या कर रहे थे, गुड्स के अगेंस्ट आपके क्या क्या राइट्स हैं, अब हम कर रहे हैं बायर के अगेंस्ट आपके पास क्या क्या राइट्स हैं। नंबर 1, हमने कहा सर केस करेंगे, उसके ऊपर केस करेंगे कि हमारे पैसे वापस कर। तो अगर प्रॉपर्टी पास ऑन हो चुकी थी तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं कि आप हमें उन गुड्स के पैसे दीजिए। और अगर प्रॉपर्टी पास ऑन नहीं हुई थी तो भी आप उनको प्राइस के लिए सू कर सकते हैं। तो ऊपर कौन सा एग्जांपल है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जिसमें प्रॉपर्टी इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन अगर वो था एग्रीमेंट टू सेल, जिसमें प्रॉपर्टी फ्यूचर में ट्रांसफर होनी थी और वो आपको अगर पेमेंट नहीं कर रहा, तो भी आप उनको प्राइस के लिए, दोनों केसेस में ये सेम है, प्राइस ऑफ द गुड्स के लिए आप उसके ऊपर सू केस कर सकते हैं। या फिर आप उसको ऊपर सूट फॉर डैमेजेस भी कर सकते हैं। अगर उसने आपके गुड्स एक्सेप्ट नहीं किए, मैंने गुड्स डिलीवर किए, वो कहता है मेरे को नहीं चाहिए, गुड्स वापस आ गए मेरे पास, तो इन दैट केस आप पैसे तो नहीं मांग सकते, आप उससे क्या मांगेंगे, डैमेजेस। कि अगर आपको चाहिए ही नहीं थे फिर ऑर्डर क्यों लिखवाया, और गुड्स वहां पे गए, तैयार हुए, पहुंचे, वापस आए, इतना मेरा किराया भाड़ा लगा, पेनल्टी लगी, तो अब आप उससे वो। अब इसमें क्या हुआ, बायर ने कॉन्ट्रैक्ट ड्यू डेट से पहले ही कैंसिल कर दिया। उसने आपको क्या बोला था कि महीने की 30 तारीख को आप गुड्स भिजवा देना, मैं पेमेंट कर दूंगा। 20 तारीख को कॉल करके बोलता है सर वो नहीं चाहिए जी, गुड्स नहीं चाहिए, मत भिजवाना, मैं पेमेंट नहीं करूंगा। तो वो कहता है कि जी इसको बोलते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच। तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके अभी केस कर सकते हो। वैसे कॉन्ट्रैक्ट 30 तारीख को होना है, 30 की वेट करने की जरूरत नहीं है, उसने तो अभी तोड़ दिया जी, बता दिया आपको कि मैं पूरा नहीं करूंगा, तो आप अभी उसके ऊपर केस कर सकते हैं फॉर डैमेजेस। एंड ऑब्वियसली अगर उसने आपको लेट पेमेंट दी है, ड्यू डेट के बाद पेमेंट दी है, तो आप उससे इंटरेस्ट भी ले सकते हैं। इंटरेस्ट कितना, ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा, और अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा होगा तो कोर्ट डिसाइड करेगी कि कितना इंटरेस्ट होना चाहिए, जेन्युइन इंटरेस्ट कितना होना चाहिए। और वो कहते हैं सर बायर के पास भी कोई राइट्स हैं कि बस सेलर के पास ही पूरा चैप्टर है।
तो हमने कहा नहीं, बायर के पास भी कुछ राइट्स हैं। अगर सेलर ने उसे टाइम पे गुड्स डिलीवर नहीं किए या कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए या फिर गुड्स जो डिलीवर किए वो ठीक नहीं है, तो बायर के पास भी ये सारे राइट्स हैं जी। नंबर 1, डैमेजेस वो मांग सकता है कि अगर गुड्स उसे डिलीवर टाइम पे नहीं हुए। पॉइंट नंबर 2 इज इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जिसके अंदर वो कहता है सर डैमेजेस नहीं चाहिए, इसका पैसा नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ जो इसने बोला था इसे बोलो वो दे दे और कुछ नहीं चाहिए। तो वो कहता है कि जी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, एक कोर्ट जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए आपको ऑर्डर कर सकती है। कौन से केसेस में? नंबर 1, जो गुड्स हैं वो यूनिक नेचर के होने चाहिए, स्पेसिफिक और असर्टेन हो, पहले से ही डिसाइडेड हो कि कौन सी गुड्स आप हमें देंगे। इस पे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट लग रहा है। और हमने कहा डैमेजेस ले लो, कहता है डैमेजेस इज नॉट द एडिक्वेट रेमेडी। हमने कहा पैसे हमारे पास भी बहुत है, पैसे नहीं चाहिए, जो इसने बोला था इसे बोलो बस वो हमें डिलीवर कर दे, और जो गुड्स हैं वो स्पेशल नेचर या यूनिक नेचर के होने चाहिए। सूट फॉर द ब्रीच ऑफ वारंटी, तो वो कहता है कि जी आप वारंटी के लिए उसके ऊपर, अगर उसने कोई ब्रीच ऑफ वारंटी की है या फिर कंडीशन ब्रीच की थी लेकिन आप उसे कैसे ट्रीट कर रहे हैं, ब्रीच ऑफ वारंटी, तो उसके अंदर भी आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं। रेपुडिएशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द ड्यू डेट, अगर उसने सेलर ने, अब क्या पढ़ रहे हैं, बायर के पास क्या क्या राइट है। सेलर ने पहले ही बोल दिया कि सर मैं 30 तारीख को गुड्स डिलीवर नहीं कर पाऊंगा, आप किसी और को ऑर्डर पास कर, तो वो कहता है अब आपके पास 2 केसेस हैं, या फिर तो आप वेट करो 30 तारीख तक, या फिर आप अभी उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल मान के उसके ऊपर डैमेजेस के लिए केस कर सकते हैं। ठीक है, एक केस जिसमें उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं उसे 20 तारीख को कॉल करके मना कर रहा हूं कि मैं नहीं दे पाऊंगा, कहता है कोई बात नहीं, मैं तो 30 तक वेट करूंगा। ठीक है, तो आप कर लो, और अगर मेरे पास आ गए तो मैं शायद डिलीवर कर भी दूं, नहीं आएंगे वो तो मैंने पहले ही बता रखा है कि मैं डिलीवर नहीं करूंगा। तो वो कहता है फिर केस भी 30 तारीख के बाद होगा, या फिर वो केस में पे अभी भी करना चाहते हैं तो अभी भी कर सकता है फॉर डैमेजेस। और वो इंटरेस्ट मांग सकता है, लेटर से उसने कोई एडवांस दिया हुआ था, एडवांस वापस करना था, वो कहता है एडवांस तो वापस लूंगा ही लूंगा, ब्याज भी। मैंने कहा ठीक है, ब्याज भी ले लो जितना कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा तो कोर्ट ने जितना डिसाइड किया है। ऑक्शन सेल, ऑक्शन सेल तो आपको पता ही है, जिसके अंदर हम एक ऑक्शनियर को बोल देते हैं कि आप हमारा एजेंट बनके हमारी गुड्स बिकवाने में हमारी हेल्प करो। तो लॉ ऑफ एजेंसी चैप्टर में भी मैंने आपको ये पढ़ाया था। तो रूल्स क्या हैं, तो वो कहता है कि जी अगर वो गुड्स लॉट्स में बिक रहे हैं, ऑक्शन वाला आपके गुड्स लॉट्स में बेच रहा है, तो हर एक लॉट इंडिविजुअल माना जाएगा और वैलिड सेल मानी जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, वो कहता है कि जी अगर वो फॉल ऑफ हैमर कर रहा है, ठीक है, जैसे वो बोलता है 5 लाख 1, 5 लाख 2, 5 लाख 3, और 3 पे अगर उसने हैमर मारा और बोला सोल्ड, तो फिर ऑन द फॉल ऑफ थर्ड, ठीक है, ऑन द थर्ड फॉल ऑफ द हैमर उसे गुड्स को सोल्ड मान लिया जाएगा। और कई बार जो सेलर है वो अपना राइट टू बिड रिजर्व रख सकता है। मैंने आपको बोला था ये अलाउड यूजुअली नहीं होता कि सेलर बिड कर सके, सेलर बिड नहीं कर सकता है क्योंकि वो तो अपना प्राइस बढ़ाता रहेगा। ठीक है, सो व्हेन दैट केस, लेकिन अगर आपने ये राइट रखा है तो ठीक है, आप इसे यूज कर सकते हैं, बट आपको बताना पड़ेगा, तो आप खुद या अपने किसी पर्सन को बिठा सकते हैं। वेयर द सेल इज नॉट नोटिफाइड बाय द सेलर, तो वो कहता है कि जी अगर आपने ये बात नहीं बताई थी फिर ये लॉफुल नहीं है कि आप खुद जाके बिड करें। मैं फिर से बोल रहा हूं, सेलर खुद बिड नहीं कर सकता। अगर सेलर ने खुद बिड की और हाईएस्ट बिड कर दी तो सेलर को ही बिक गए उसका सामान। मैंने आपको बोला ना, सेल के लिए कम से कम 2 लोग तो चाहिए, तो ये वैलिड नहीं है। ये ठीक है, आप रिजर्व प्राइस रखिए कि मैं इतने से कम में नहीं बेचूंगा। अगर कोई भी बिड इस अमाउंट से कम की आती, मतलब कोई भी, मैंने बोला कि मेरे को अपना घर 2 करोड़ से कम का नहीं बेचना, ठीक है, तो ऑक्शन स्टार्ट ही 2 करोड़ पे होगी, और अगर कोई बिड करेगा ही नहीं 2 करोड़, इन दैट केस वो घर नहीं बिके। मैंने कहा फाइन, मेरे को फिर बेचना भी नहीं, 2 करोड़ के नीचे नहीं बेचना, तो आप अपना रिजर्व प्राइस रख सकते हैं। प्रिटेंडेड बिडिंग, जिसके अंदर आप चोरी छिपे बिड्स डाल रहे थे, अपना प्राइस बढ़ा रहे थे, तो कहता है कि अगर ये बात पता लग गई तो ये अनलॉफुल है और ये सेल क्या हो जाएगी, वॉइडेबल। और अगर टैक्सेस बढ़ जाते हैं या टैक्सेस कम हो जाते हैं तो उसका नुकसान या फायदा बायर को। ये तो मैंने आपको बताया था 1 वर्ड। आगे लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। So that is it from the quick revision of the all 4 units of chapter number 3, sale of goods.